ये सब सीटी स्कैन की जांचों की फोटोज हैं जो बहुत बड़ी क्लियरली दिखाते हैं मास को, और बहुत ही अर्ली स्टेज में हम कैंसर पकड़ सकते हैं। आपके इंटरेस्ट के लिए ये देखिए एक सीटी स्कैन है और एक्सरे सीटी स्कैन है, जिसमें ये जहां पे एरोज लगी है ये नॉर्मल पार्ट है, नॉर्मल पार्ट है, दोनों के बीच में कैंसर है जिसने जो है कोलन को बिल्कुल पतला कर दिया है। ये उसी की इमेजेस हैं। ये तो फिर क्या करना है सीटी स्कैन में, ये देखिए ये लाल एरो जहां लगा ये बड़ा सा एक कोलन का या बड़ी आंत का मास है। ये देखिए हम बड़ी आंत का मास है और ये लिवर में पूरी तरह फैल गया है। ये लिवर में जो आपको धब्बे दिखाई दे रहे हैं फैला हुआ कैंसर है, और पेट स्कैन में ये कैंसर जो है चमक रहा है। तो आजकल की जांचें इतनी एडवांस्ड हो गई हैं कि इस तरह की चीजें बड़े आराम से पकड़ में आ जाती है और बहुत अच्छे से आ जाती है। दूसरे कैंसर के बारे में एक बार जो बहुत इंपॉर्टेंट कैंसर है उसके बारे में बात करेंगे, वो है प्रोस्टेट कैंसर। नाउ प्रोस्टेट कैंसर अगेन हमारे यहाँ कोई स्क्रीनिंग प्रोग्राम नहीं है, बहुत कॉमन है मेल्स में। प्रोस्टेट क्या होता है? प्रोस्टेट एक छोटी सी ग्रंथि होती है जो यूरिनरी ब्लैडर यानी पेशाब की थैली के नीचे होती है, और इसमें कैंसर बहुत कॉमनली होता है। कहते हैं 1 man in 6 will get prostate cancer during his lifetime। हर एक आदमी को 6 में से कैंसर होगा। तो क्या इसका मतलब है कि हर आदमी प्रोस्टेट कैंसर से मर जाएगा? नहीं, प्रोस्टेट कैंसर की अच्छी बात यह है कि इट इज अ वेरी स्लो ग्रोइंग कैंसर। 10 से 15 साल लगते हैं उसको मैनिफेस्ट करने में। लेकिन दुख की बात यह है कि हमारे देश में जब मेरे पास या किसी डॉक्टर के पास प्रोस्टेट कैंसर वाला आता है तो वो स्टेज 3 या 4 के साथ आता है। यूजुअली हमारे पास जो प्रोस्टेट कैंसर के पेशेंट आते हैं वो इसलिए आते हैं क्योंकि उनको पेट में दर्द है, और फिर जब हम एक्सरे करते हैं तो हम देखते हैं कि उनकी हड्डियों तक कैंसर पहुंच गया। ये ना करके क्यों ना हम प्रोस्टेट कैंसर को इनिशियल स्टेज में पकड़े, हम प्रोस्टेट कैंसर को उसकी ग्रंथि में ही पकड़े, उसको फैलने से पहले पकड़े। बिकॉज अर्ली प्रोस्टेट कैंसर यूजुअली डू नॉट कॉज एनी सिम्टम, आपको पता भी नहीं चलेगा और कैंसर फैलता चला जाएगा। फिर बात करें विदेश की, बाकी जगह क्या होता है? बाकी जगह हर आदमी जो 55-60 साल के ऊपर है उसको प्रोस्टेट स्क्रीनिंग करानी पड़ती है। प्रोस्टेट स्क्रीनिंग में क्या होता है, अब आपको नंबर्स बताऊं, अगर मैं आंकड़े बताऊं, हमारे देश में इस समय 20 लाख प्रोस्टेट कैंसर के पेशेंट हैं, और विदेश की अगर बात करूं, तुलना करूं, यूएस में स्टेज 1 में आने वाले पेशेंट्स 85% हैं, हमारे देश में स्टेज 1 में आने वाले पेशेंट 2% हैं, स्टेज 4 में आने वाले 80% पेशेंट। तो आप समझ सकते हैं कि हमारे यहाँ जिस समय डिटेक्ट होता है तब तक चिड़िया चुग गई खेत, कैंसर पूरी तरह बॉडी में स्प्रेड कर चुका, हमारे हाथ में ज्यादा कुछ बचता नहीं। इसलिए बहुत जरूरी है कि आप इसको बहुत जल्दी पकड़ें। कैसे क्या करना है? 55 से 70 साल के हर मेल पेशेंट को पीएसए की जांच करानी। पीएसए फिर एक बहुत छोटी सी ब्लड टेस्ट है, खून में जांच होती है, और कहा जाता है कि अगर 4 से ज्यादा पीएसए हो तो आपको प्रोस्टेट कैंसर हो सकता है। ये सिंपल सी जांच 55 से 70 साल के हर मेल को जरूर कराना है। 70 साल के ऊपर आपको जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर 70 साल के ऊपर आपको प्रोस्टेट कैंसर है कोई दिक्कत नहीं, 10 से 15 साल लगता है प्रोस्टेट कैंसर को मैनिफेस्ट होने में। लेकिन 55 से 70 साल के बीच के हर आदमी को पीएसए यानी प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन टेस्ट अपने ब्लड में कराना है। ये देखिए, ये कुछ अल्ट्रासाउंड की इमेजेस हैं, इनमें हम आपको बताएं कि किस तरह इसका कैंसर दिख रहा है। ये प्रोस्टेट की इमेज है, और ये जो नीले में है, जो यहाँ काले काले में, ये ट्यूमर है। ये एमआरआई की इमेजेस हैं। एमआर की इमेज में जहां पर एरो लगी, अगर आप ध्यान दें, ये जो काला पोर्शन है हल्का सा ग्रेश, ये कैंसर है। बस इतना छोटा होता है, और इसके बाद अब ये फैलना शुरू करेगा। तो एक बार अगर आपका पीएसए या खून में आपके पीएसए की मात्रा बढ़ी हुई आएगी तो डॉक्टर आपको एक बायोप्सी कराने के लिए कहेंगे। इस बायोप्सी में हम प्रोस्टेट के टुकड़े लेते हैं, उसको जांच के लिए भेजते हैं। सब कुछ लोकल एनेस्थीसिया में होता है तो दर्द ज्यादा नहीं होता है, और उसमें निकल के आ जाता है कि क्या स्थिति है कैंसर की, किस तरह ट्रीट करना है। तो प्रोस्टेट कैंसर अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, विच इज बीइंग अवॉइडेड। इसे बताऊंगा, 55 से 70 साल के बीच हर मेल को पीएसए की जांच खुद में करानी। अगले कैंसर की बात करें, हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा यानी लिवर का कैंसर। फिर क्वेश्चन आता है, क्यों हो जाएगा लिवर का कैंसर? क्या इसके मुख्य रिस्क हैं? रिस्क है अल्कोहल, अगर आप ज्यादा शराब पीते हैं,
अगर आपको प्रीवियसली हेपेटाइटिस का कोई भी इन्फेक्शन हुआ, हेपेटाइटिस ए बी सी, यू आर प्रोन टू हैविंग हेपेटोसेलुलर कैंसर। अगर ओबेसिटी है, बहुत ज्यादा वजन है, आपके चांसेस हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा के बढ़ जाते हैं। अल्ट्रासाउंड इसके लिए सबसे बेस्ट है। अगर आप साल में एक बार भी अल्ट्रासाउंड कराते हैं, इनिशियल ग्रोथ, जैसे इस स्कैन में आप देखिए छोटा सा जहां पे मैंने एरो लगा रखा है, इसमें कैंसर को बहुत ही प्रिलिमिनरी स्टेज में पकड़ा जा सकता है। ये देखिए कुछ और इमेजेस हैं, ये अल्ट्रासाउंड की इमेज है। इसमें देखिए ये जो हल्का सा ग्रेइश नोड्यूल आपको दिखाई दे रहा है, ये एक अर्ली हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा है। ये एक और अर्ली हेपेटोसेलुलर या लिवर का कैंसर है जो आप एरो पे देख पा रहे हैं, और ये वो पूरा क्षतिग्रस्त लिवर है, और ये लिवर कैंसर है जिसमें एरो लगाया गया है। तो ये इस स्टेज में अगर आपने पकड़ लिया तब तो ठीक है, इससे आगे ये स्प्रेड कर जाएंगे और फिर चीजें जो है बहुत खतरनाक हो जाएंगी। कुछ और इमेजेस है आप लोग के इंटरेस्ट के लिए। ये हम लोग ने सीटी किया, कॉन्ट्रास्ट डाला है और कैंसर ने कॉन्ट्रास्ट लिया है। ये हल्का सा जो सफेदी दिखाई दे रही है, ये कॉन्ट्रास्ट के बाद का कैंसर है, ये कॉन्ट्रास्ट के पहले का है। और जब पेशेंट का लिवर निकाला गया तो ये वो कैंसर है। लिवर कैंसर के बाद हम बात करेंगे लंग कैंसर की। लंग कैंसर, फिर क्वेश्चन आया किसको करानी है स्क्रीनिंग और कब करानी है स्क्रीनिंग। तो सबसे पहले लंग कैंसर के बारे में जाने। लंग कैंसर इस समय मेल्स में फर्स्ट या फिर सेकंड नंबर का कैंसर है। क्यों? बिकॉज ऑफ प्राइमरली ड्यू टू टोबैको, बिकॉज ऑफ स्मोकिंग। स्मोकिंग करने वालों को लंग कैंसर का खतरा 40 से 50 गुने ज्यादा है। ऐसा नहीं बिना स्मोकिंग के आपको लंग कैंसर नहीं हो सकता है, लेकिन चांसेस बहुत कम है। क्या करना है? एम आई एट हाई रिस्क? कौन है हाई रिस्क में? अगर आप सिगरेट पीते हैं या पीते थे और आपकी उम्र 55 से 80 साल के बीच में। हम लोग डॉक्टर्स पैक ईयर की बात करते हैं। पैक ईयर क्या होता है? अगर आप रोज एक पैकेट सिगरेट पीते हैं और अगर आपने 30 साल सिगरेट पी है तो आपका पैक ईयर है 30। अगर आपने सिगरेट पिछले 15 साल में छोड़ भी दी है लेकिन आप पीते थे तो भी आप रिस्क में हैं। तो आपको क्या कराना है? आपको कराना है जिसे हम कहते हैं लो डोज सीटी। लो डोज सीटी का क्या मतलब है? लो डोज सीटी का मतलब है हम एक सीटी स्कैन करेंगे जिससे रेडिएशन डोज बहुत कम होगी, लेकिन हम आपके लंग नोड्यूल या लंग मास या लंग कैंसर को पकड़ पाएंगे। ये देखिए आपके सामने एक एक्सरे है, सिंपल एक्सरे, जिसमें लाल से जो मार्क किया हुआ है ये लंग कैंसर है, और सीटी स्कैन में ये जो ग्रेइश रंग का ग्रोथ आपको दिखा दे पड़ा है, ये पूरा कैंसर। If lung cancer is found at an early stage when it is small and before it has spread, it is more likely to be successfully treated. Once it spreads, it is extremely difficult. Again, मेरे पास जितने पेशेंट या हॉस्पिटल्स में आते हैं, they are always at an advanced stage, जहां पे ज्यादा तक के पास 6 महीना साल भर बचता है। उसके बाद लाखों रुपए रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी में खर्च होते हैं और उसके बाद भी पेशेंट को बचा नहीं पाते। तो स्मोकर्स के लिए ये बहुत आवश्यक है कि आप साल में एक बार अपना सीटी स्कैन चेस्ट कराएं और अपने को स्क्रीन करें लंग कैंसर के लिए। चेस्ट एक्सरे, नॉर्मल चेस्ट एक्सरे में क्या हम सिंपल एक्सरे में पकड़ सकते हैं? हाँ और नहीं। अगर मास बड़ा है तो हाँ, लेकिन छोटे मास कई बार चेस्ट एक्सरे में मिस हो जाते हैं। इसलिए जरूरी है कि आप एक प्रॉपर सीटी स्कैन कराएं। सीटी स्कैन में अगर मास आता है तो हम सीटी गाइडेड नीडल बायोप्सी करते हैं, उससे टुकड़ा निकालते हैं और देखते हैं किस टाइप का कैंसर है, कौन सी स्टेज का है। और ये सब लो डोज सीटी चेस्ट से होता है। तो जो किरणें हैं, जो हार्मफुल किरणें, उनका डोज बहुत कम रखा जाता है। देखिए आपको एक और केस दिखाऊं। ये पेशेंट स्मोकर था और पढ़ा लिखा था, और इसने अपने इंटरेस्ट के कारण, क्योंकि इसने इनके कोई रिलेटिव को हो गया तो डर गए थे, उन्होंने कहा डॉक्टर साहब एक बार हम भी देखना चाहते हैं। इनका जब ये इनको सिगरेट छोड़े हुए शायद 4 या 5 साल हो गया था, लेकिन 4-5 साल पहले ये चेन स्मोकर थे, 20 से 30 सिगरेट रोज पीते थे। और देखिए इनके लंग में एक बहुत छोटा सा नोड्यूल हम लोग को यहाँ दिखाई पड़ा, और फिर उस समय हम लोग ने कहा कि इसे देखते हैं। 2 महीने बाद किया तो लंग नोड्यूल बड़ा हो गया। फिर हमने इस लंग नोड्यूल में देखिए नीडल डाल के इसकी जांच की और फिर ये लंग कार्सिनोमा आया। जल्दी पकड़ लिया, इसलिए इनका पूरी तरह से ट्रीटमेंट हो गया कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी से। आज ये स्वस्थ है, मैराथन दौड़ते हैं, हम लोग से मिलने आते हैं, हम लोग को बहुत खुशी होती है।
मगर कितने पेशेंट्स का हम कर पाते हैं? जागरूकता आपके लिए जरूरी है, क्योंकि आप ही इसकी रोकथाम कर सकते हैं। अब अंत की तरफ बात करते हैं सर्वाइकल कैंसर की, जो फीमेल के लिए बहुत जरूरी है। Now, cervical cancer has the fourth highest mortality rate among cancers in women. इंडिया में ब्रेस्ट कैंसर के बाद सबसे कॉमन है सर्वाइकल कैंसर। सर्वाइकल कैंसर के क्या सिम्टम्स हैं? लंबे समय तक पीरियड्स का चलना, वजाइना से व्हाइट डिस्चार्ज होना, पीरियड्स के दौरान अधिक दर्द होना। दुख की बात यह है कि सर्वाइकल कैंसर इज वन ऑफ द कैंसर्स व्हिच कैन बी ऑलमोस्ट 100% प्रिवेंटेड। ब्रेस्ट कैंसर में ऐसा नहीं है, आप कोशिश कर सकते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि आप इससे बच पाए। लेकिन सर्वाइकल कैंसर अनफॉर्चुनेटली can be prevented, and I don't know if some of you know that a lot of developed countries in the world has completely eradicated cervical cancer. जैसे पोलियो का जड़ से साफ हो गया, कई कंट्रीज में सर्वाइकल कैंसर है ही नहीं। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि सर्वाइकल कैंसर एक वायरस के कारण होता है जिसको ह्यूमन पेपिलोमा वायरस HPV कहते हैं। ये वायरस बहुत अर्ली एज में फीमेल्स भी ना कहूं, हमारी बेटियों के गर्भाशय में चला जाता है और फिर 5, 10, 15, 20 साल बाद ये कैंसर कॉज करता है। ज्यादा तक एडवांस डेवलप्ड कंट्रीज में HPV वायरस का वैक्सीन लगता है। हमारे देश में भी उपलब्ध है, बड़े बड़े अस्पतालों में उपलब्ध है, लेकिन बहुत कम लोग इसके बारे में जानते हैं। अगर ये HPV वायरस समय से लगा लिया जाए तो 80 to 90% लेडीज को कभी भी सर्वाइकल कैंसर होगा ही नहीं। वैक्सीन के बारे में बाद में बात करेंगे। तो इसकी स्क्रीनिंग कैसे की जाए, ये तो हो गई रोकथाम की बात, वायरस की वैक्सीन लगाना। स्क्रीनिंग कैसे की जाए, इसकी जो स्क्रीनिंग होती है उसका नाम है पैप टेस्ट। एक छोटा सा स्मीयर लिया जाता है, यानी आपके गर्भाशय से जो है आपकी गायनोकोलॉजिस्ट एक सैंपल लेंगी और वो सैंपल कहते हैं कि यंग फीमेल्स में एवरी 3 years 21 to 30 और 30 to 65 के लेडीज में 3 या 5 साल के अंतराल में लेनी चाहिए। अगर आप इतना करा लें, एक बार साल में अपनी गायनोकोलॉजिस्ट से जांच करवाएं और अगर वो ये पैप स्मीयर, इसको कहते हैं सर्वाइकल पैप स्मीयर कराएं, तो दिस इज आइडियल स्क्रीनिंग। बट हम उस स्टेज तक पहुंचे ही क्यों ना आप सब इम्यूनाइजेशन को वो दे। आप लोगों को जान के बड़ा आश्चर्य हुआ कि यूके में जो HPV वायरस है सर्वाइकल कैंसर के, दैट इज इन द इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम। जैसे हमारे यहाँ ये DPT और पोलियो के लिए वैक्सीन लगता है, वहां बेटियों को 10 से 11 साल की उम्र में ग्रेड 6 में ये वैक्सीन लग जाता है जी। और माना जाता है कि सारे बच्चों को 9 से 14 साल के अंदर ये वैक्सीन लग जाना चाहिए, क्योंकि ये वायरस का जो टाइम है वो 10 से 15 साल है। अगर ये वैक्सीन लग गया, ये वायरस कभी विकसित नहीं हो पाएगा और पेशेंट को कभी सर्वाइकल कैंसर होगा ही नहीं। तो आप सोचिए कि अगर हम अपनी बेटियों को स्कूल में ही क्लास 6, क्लास 7 में ये वैक्सीन लगा दें, जो एक नॉर्मल टीका है, सोचिए उनको आने वाले समय में कभी इस कैंसर से ग्रसित नहीं होना पड़ेगा। कितनी अच्छी बात है। लेकिन कितने लोग ये जानकर, कितने लोग ये कर रहे हैं। मैं आपको बताऊं, आपको सुन के आश्चर्य होगा, मेदांता, मेडिसिटी और टॉप हॉस्पिटल्स में बहुत एजुकेटेड लोग हैं जो अपनी बेटियों को ये कैंसर की वैक्सीन लगाते हैं। अब दूसरा सवाल आता है, क्या आप लोग लगा सकते हैं वैक्सीन? लगा सकते हैं, लेकिन कोई फायदा नहीं है। 30 साल की उम्र के बाद इस वैक्सीन का कोई बहुत फायदा नहीं है, क्योंकि अगर वायरस आ चुका है आपके गर्भाशय में तो फिर वो जाएगा नहीं। इसलिए इट हैज टू बी डन एट एन अर्ली एज। अब आखिरी कैंसर की बात है, ओरल कैंसर। आप सब जानते हैं तंबाकू का इस्तेमाल, सिगरेट का इस्तेमाल हमारे देश में खास करके खैनी, गुटखा के कारण जो है किस बुरी तरह से मुंह का कैंसर फैल चुका है। अक्सर आप सुनते होंगे गुटखा खाते हैं मुंह नहीं खुलता है, फाइब्रोसिस हो गया है। दैट इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ कैंसर। अगर आपके आसपास ऐसा कोई है, आपकी फैमिली में है, जानने वालों में है, मित्रगण में है, जो पान, गुटखा, सुपारी खाता है, जिसका मुंह नहीं खुल रहा है, इसे फर्स्ट स्टेज ऑफ कैंसर मानिए। फाइब्रोसिस इज द फर्स्ट स्टेज टू ओरल कैंसर। क्या क्या सिम्टम्स होते हैं? मुंह में दाग पे रेड और व्हाइट पैच हैं, अल्सर्स हो रहे हैं, आपके गले में गिल्टियां हो रही हैं, खाने में आपको दिक्कत हो रही है, निगलने में थूक, पानी, खाना निगलने में दिक्कत हो रही है, ओठ में, मुंह के चारों तरफ छोटे छोटे अल्सर हो रहे हैं, दांत सड़ रहे हैं, दांत ढीले हो रहे हैं,
आपके नर्व्स की कोई प्रॉब्लम हो रही है, सेंसेशन की कोई प्रॉब्लम हो रही है, सारे जो हैं माउथ कैंसर की सिम्टम्स हैं। जैसा मैंने कहा कि ओरल सबम्यूकोजल फाइब्रोसिस यानी मुंह का पूरी तरह नहीं खुलना कैंसर की शुरुआत है। इसको तुरंत जो है अपने डॉक्टर को दिखाएं, चिकित्सक को दिखाएं। और मैं ये कहूंगा कि यूजुअली अगर इस तरह की प्रॉब्लम हो तो उससे एसोसिएटेड स्पेशलिटी को दिखाएं। अगर इस तरह की दिक्कत है तो ईएनटी वालों को दिखाएं, सर्जन को दिखाएं, नॉर्मल एमबीबीएस के पास ना। अब लास्ट खत्म करने से पहले, हर चीज की तरह हर अच्छी चीज में कुछ बुराई भी होती क्या? स्क्रीनिंग कराने के कुछ की बुराई भी है, कुछ रिस्क भी है, कोई खास नहीं। बस ये है कि इंक्रीज टेस्टिंग है, पैसा ज्यादा लगता है, बार बार डॉक्टर के पास जाना पड़ता है, दिक्कतें ज्यादा है, सिरदर्दी ज्यादा है। लेकिन मैं यही कहूंगा कि स्क्रीनिंग इज द ओनली वे टू क्योर कैंसर। और जब घर में परिवार में किसी को कैंसर हो जाता है, जो वेदना है, जो मानसिक उत्पीड़न है, वो बहुत ज्यादा होती है, उस स्टेज में पहुंचने ना दीजिए। थोड़ा जागरूक बनिए। 6-7 कैंसर है जिनको आप रोक सकते हैं, जो हमारे लिए जानलेवा हैं, लीडिंग कॉजेज हैं। थोड़ी सी जागरूकता के साथ कारण, थोड़ी सी स्क्रीनिंग के कारण कैंसर की हम लोग रोकथाम कर सकते हैं। 1 in every 3 कैंसर डेथ्स कैन बी प्रिवेंटेड विद अर्ली डिटेक्शन। थैंक यू। Dr. Gaurav, can I ask a question? Yes, please. Most welcome. Questions are most welcome. Please. Yeah. डॉक्टर, आपने कहा कि वो जो सर्वाइकल कैंसर के प्रिवेंशन के लिए जो वैक्सीन है फॉर द गर्ल्स, क्या ये 100% सेफ है? कोई साइड इफेक्ट नहीं है? देखिए मैम, साइड इफेक्ट तो एलोपैथिक में हर एक चीज का है। ऐसी कोई दवाई नहीं है जिसका साइड इफेक्ट नहीं है। हाँ। मगर साइड इफेक्ट बहुत कम है। सिंपल साइड इफेक्ट्स हैं जो किसी भी वैक्सीनेशन का होता है। एलर्जी हो सकती है, सूजन हो सकती है, उस जगह आपको बुखार आ सकता है 1-2 दिन के लिए। इसके अलावा कोई खास, मैं कहूँ तो ऐसा कोई खास साइड मतलब लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट नहीं है कोई? नहीं, लॉन्ग टर्म कोई साइड इफेक्ट नहीं। इस पे मल्टीपल स्टडीज होती है पूरी दुनिया में। और आपको जान के बड़ा आश्चर्य होगा, यूएई जो एक मुस्लिम और जो किन्हीं कारणों से पिछड़ा माना जाता है, वो पूरी तरह से सर्वाइकल कैंसर से इरेडिकेटेड है अपनी वैक्सीनेशन प्रोग्राम के तहत। डॉक्टर, एक क्वेश्चन और है जी बताइए। अगर ब्रेस्ट में राइट हैंड साइड में कहीं एक टिकलिंग सा दर्द होता है, लेकिन कोई छूने में कोई कुछ नहीं, जैसे वैसे तो आपने कहा कि मेमोग्राफी करा करके हम फर्दर इन्वेस्टिगेशन, क्योंकि वो उतना, तो क्या वो दर्द मतलब कॉमन भी हो सकता है? इट इज रिलेटेड टू some cancer or something like this? Yeah. So, ma'am, I am not the right person to answer this question. So, okay, the answer to this question can be given by your examining physician or surgeon. But the thing is, what I would like to emphasize is कि दिक्कत कोई भी हो, जैसे आपने बताई, जांच कराएं, दिखाएं अपने डॉक्टर को, बताएं। अगर उसको लगेगा कि ये दिक्कत कैंसर की है, वो कैंसर की जांच कराएगा। अगर उसे लगेगा कुछ और है, लेकिन ये अच्छी बात है, कोई भी दिक्कत हो, चाहे गांठ हो, नहीं हो, टिंगलिंग सेंसेशन हो, सूजन हो, दर्द हो रहा है, बताएं, डॉक्टर को बताएं, दिखाएं। अपने से गूगल ना करें, अपने से व्हाट्सएप ना करें, अपने से दवाइयां ना खाएं। डॉक्टरों की मदद लें, वो इसीलिए है, हर एक चीज के आजकल स्पेशलिस्ट हैं। जरूर बताएं, आपका डॉक्टर देख के बताएगा कि वो कैंसर है नहीं है, इसके लिए क्या करना है। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर। मोस्ट वेलकम। डॉक्टर गौरव, आपकी स्क्रीन चल रही है, प्लीज बंद कर दीजिए। मैम, मैं वही देख रहा हूँ कहाँ से स्टॉप शेयर करूँ मैं। चाहिए, मिल गया। हाँ बेटा, या मुझे एक प्रश्न और पूछना था। हाँ बताएं प्लीज। हाँ, जैसे अगर किसी की फैमिली में मदर को, मौसी को, फैमिली के कई लोगों को ब्रेस्ट कैंसर है और उससे कई की डेथ भी हो चुकी है, तो उनसे रिलेटेड जो भी है उनका नेक्स्ट जनरेशन, क्या उनको भी ब्रेस्ट कैंसर ही हो सकता है, होने की संभावना है, या किसी और तरह के भी कैंसर उनको हो सकते हैं, जैसे यूट्रस कैंसर या कुछ और? बहुत ही रेलेवेंट और अच्छा क्वेश्चन है। जी हाँ, अगर आपके परिवार में किसी भी कैंसर और किसी तरह का भी कैंसर है, सबसे पहले तो उस कैंसर के होने की चांसेस सबसे ज्यादा है। तो अगर आपके फैमिली में किसी को ब्रेस्ट कैंसर है, तो ब्रेस्ट कैंसर के होने की संभावना सबसे ज्यादा है। लेकिन
Having said that, अगर ब्रेस्ट कैंसर है तो यू आर ऑल्सो एट एन इंक्रीज्ड रिस्क ऑफ हैविंग फ्यू मोर टाइप्स ऑफ कैंसर. You are at a high risk of having pancreatic cancer, you are at a high risk of having liver cancer, you are at a high risk of having ovarian cancer. हर कैंसर नहीं, लेकिन हाँ कुछ कैंसर के जीन्स कॉमन होते हैं. अब मैं आप लोग को एक बताऊं, आप लोग ने पढ़ा होगा शायद एंजेलिना जोली, जो हॉलीवुड की बहुत ही बड़ी हीरोइन है, बहुत बड़ी जानी मानी हस्ती है. उनकी आंटी को ब्रेस्ट कैंसर था, मदर को भी, आंटी को ब्रेस्ट कैंसर था. उन्होंने अपनी ब्लड की जांच कराई तो उनके जो जेनेसिस्ट हैं, वहां पे जेनेटिक्स वाले होते हैं, उन्होंने कहा आप में भी ये जीन है, हो सकता है एक 5 साल बाद, 10 साल बाद, 15 साल बाद आपको कैंसर हो जाए, हो सकता है. सिर्फ इतना सुन के उन्होंने अपने दोनों ब्रेस्ट की सर्जरी करवाई, प्लास्टिक सर्जरी करवाई. तो मैं एक बात कहना चाहता हूँ, अवेयरनेस देखिए, सिर्फ ये जान के कि उनके मौसी को एक है, उनके जेनेसिस के एडवाइस में हीरोइन होने के बावजूद उन्होंने अपने ब्रेस्ट की ब्रेस्टेक्टमी करवाई. तो जागरूकता बहुत जरूरी है. और बिल्कुल फैमिली में अगर किसी को भी कैंसर है तो ये चिंता की बात है. थैंक यू डॉक्टर साहब. डॉक्टर गौरव, is the vaccine for the cervical cancer proven successful? Yes, ma'am, I think so. Yes, it has been proven to be of 80% success. Of course, nothing is absolute, nothing is 100%. Given the scenario, I think it is a very, very effective way of preventing CSOX. Yes. Okay. One more in addition. Is genetic test mandatory after a survival? Is genetic test mandatory after a survival for a cancer patient, for a cancer survivor? Okay, so in our country, getting a proper genetic test is extremely difficult. We do not have the facilities. Only top institute have the full viral biological markers and viral loads. In abroad, yes, it is essential to go ahead. They want to see the biomarkers. We are slowly starting in our India also. Top institute, top hospitals have it, but it is not absolutely essential. And how frequent should you be doing? We do it very frequently. Ours is a state cancer reference center. We are doing good work and we try to keep up the international standards. We are doing all types of genetic and cancer screening. Thank you very much. Most welcome. अनम्यूट कीजिए. सीमा भाभी, आप अपनी वीडियो स्टार्ट कर चुकी हैं क्या? डॉक्टर गौरव, आपने पीपीटी के माध्यम से हर प्रकार के कैंसर के बारे में विस्तृत जानकारी दी. ये सभी जानकारी कानों में सुनने को तो अच्छा नहीं लगता, पर जागरूकता ही उपाय इससे बचने का. सर्वाइकल कैंसर के विषय में जो बातें आपने बताई वह बहुत ही आश्चर्यजनक है. मुझे लगता है कि हमें इनरविल के प्लेटफॉर्म के माध्यम से इस टीके के लिए लोगों को जागरूक करना चाहिए, क्योंकि इस बार वो लड़कियों के लिए ही काम करना है. और ये बहुत ही दुख की बात है कि कैंसर का आंकड़ा पिछले 10 वर्षों में दुगना हो गया है. पर खुशी की बात है कि मोबाइल वैन जिसमें स्क्रीनिंग की पूरी सुविधा है, सरकार ने गांव के लिए भी उपलब्ध कराई है. इससे जल्दी होगा. अब मैं और किसी की कोई क्वेरी है? आगे बढ़ो. हमारे प्रबुद्ध डॉक्टर्स ने इतनी अच्छी तरह से समझाया है कि अब शंका की कोई गुंजाइश ही नहीं रही. अब मैं पीपी भावना सिंह को आमंत्रित करती हूँ कि आए और डॉक्टर पीतांजलि सिंह का परिचय हमसे कराएं.
Good evening, everyone. Today, I'm privileged to introduce to you a multifaceted personality, Dr. Pritanjali Singh. Dr. Pritanjali Singh is additional professor and head of Radiation Oncology Department at All India Institute of Medical Sciences, Patna. As a diligent doctor, she has near to reach a pinnacle of success. Apart from being a brilliant student, she manifested several skills throughout her school years. Having interest in both arts and sciences, she participated and won innumerable competitions. She completed her schooling from St. Joseph's Convent, Patna in the year 1989. Dr. Singh's sheer grit and determination combined with her altruistic nature was one of the reasons why she chose to become a doctor. And definitely in today's standing, she is a successful one. Her excellence and inquisitiveness did not take a seat back during her higher studies. In the year 1990-1991, she took her pre-medical training from the Science College of Patna, after which she graduated as a qualified doctor from Patna Medical College in the year 1998. She stood second in the university exam for first MBBS and won gold medal in the second year of MBBS. Later, she was ranked 7th in the university degree exam. She has worked in the premier institute in the country with wide spectrum of high-end technology and a large volume of oncology patients. She has trained in radiation oncology at Mahavir Cancer Sansthan, Patna, and subsequently joined Tata Memorial Hospital, Mumbai. She has been instrumental in the setting up the radiation oncology program at IGMS Patna while working as an assistant professor. She joined AIIMS Patna in 2013 and solely established the prestigious Department of Radiation Oncology, AIIMS. Patna is the best radiation oncology department in the northeast part of the country. Currently, she heads the department as an additional professor. She has numerous awards and accomplishments, namely a Roy Fellowship to Peter MacCallum Cancer Center, Melbourne, Australia, a Roy Fellowship to MD Anderson, USA, Arpita Roy Excellence Award, and others. She has conducted many conferences, seminars, CMEs for the students and the colleagues, so as to improve the scientific knowledge of all. In order to create awareness about cancer in the society, she has done numerous rallies, competitions, programs, public orations, media publications, TV shows, and radio programs. She has contributed significantly during the COVID time as an AIIMS turned in a fully COVID-dedicated hospital. Risking her life each time she entered the COVID ward, she took charge of patients and treated them selflessly. Today, Dr. Pritanjali Singh is a well-renowned name in the field of oncology. So here I present to you Dr. Pritanjali Singh. So, a very good afternoon. I'm privileged to hear such a warm welcome. And I at the outset, I would like to thank the Inner Wheel Club of Gaya as well as both Gaya to having had invited me for this very, very important awareness talk that we are going to have. So may I share the screen now? It's just loading.
Is it visible? Ma'am, is it Yes. visible? Yes, it's visible. Thank you. Yes. Yes, yes, it is visible. So taking off from where Dr. Gaurav has just left us, it was a privilege to hear him as well. Very, very intellectual talk on what screening means to oncology. Very important aspect. Here, I think I would be conversing both in Hindi and English because it will be more, I think, better for everybody to listen and hear. तो जैसे कि तृप्ति गुप्ता जी ने मुझे बताया कि we are getting together here to talk about awareness on cancer. Along with it, हमें बहुत सारी जानकारी थोड़ी ब्रेस्ट कैंसर और लैक्टेशन रिगार्डिंग भी देनी है. वो इसलिए क्योंकि पहली अगस्त से लेके 7 अगस्त को हम लोग ब्रेस्ट कैंसर फीडिंग वीक मना रहे हैं. सॉरी, ब्रेस्ट फीडिंग वीक मना रहे हैं. So everybody would acknowledge that motherhood is indeed a feat for every lady. And of course, lactation is a very, very important aspect of it too. तो जैसे जैसे कि मैं आपको स्लाइड्स के बीच में ले जाऊंगी, तो मेरे कुछ स्लाइड्स जो है वो इंसिडेंस ऑफ ब्रेस्ट कैंसर, रिस्क फैक्टर्स ऑफ ब्रेस्ट कैंसर, सिम्टम्स एंड साइंस ऑफ ब्रेस्ट कैंसर क्या होते हैं, जो कि ऑलरेडी बात हो चुकी है, फिर भी मैं थोड़ी बहुत जानकारी देना चाहूंगी. उसके बाद एडवांटेजेस ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग क्या होती है और क्या हम ब्रेस्ट कैंसर ट्रीटमेंट या ब्रेस्ट कैंसर के आगे या ब्रेस्ट कैंसर के बाद ट्रीटमेंट के बाद अपने बच्चों को दूध पिला सकते हैं, उसके बारे में कुछ जानकारी दूंगी. फिर चैलेंजेस हमने क्या क्या फेस किया है और वर्ल्ड वाइड रिकमेंडेशंस क्या कहते हैं, उनके बारे में भी मैं थोड़ी बहुत जानकारी देना चाहूंगी. तो ये स्लाइड तो पहले भी आ चुका है, लेकिन इससे मैं आप लोग सबको अवगत कराना चाहूंगी कि ये वर्ल्ड वाइड डाटा है ग्लोबोकॉन 2020 का. इसमें देख सकते हैं कि ब्रेस्ट कैंसर वुमेन कैंसर में 1/4 कैंसर ऑलमोस्ट रूप लेता है. जैसे कि यहाँ पे 24.5% इंसिडेंस अमंग्स ऑल द कैंसर्स अमंग्स वुमेन है और हर एक साल. वहीं पर अगर मोर्टेलिटी की बात करें तो हर साल हमारा ब्रेस्ट कैंसर के कारण होने वाली मौत की संख्या 15% है. तो 25% के आसपास का इंसिडेंस है एवरी ईयर एंड 15% के आसपास जो औरतों को ब्रेस्ट कैंसर होता है उनकी मृत्यु भी हो जाती है. वहीं अगर हम आगे देखें तो इंडिया का सेंसस देखें तो आप देख सकते हैं कि ब्रेस्ट कैंसर इज नॉट ओनली द मोस्ट कॉमन कैंसर अमंग्स्ट वुमेन जो वर्ल्ड वाइड देखा गया है, बल्कि हिंदुस्तान में भी वो अव्वल नंबर पे है और करीबन 27% वुमेन में होने वाले कैंसर का रूप लेता है. वहीं आप देखेंगे पिछले स्लाइड के मुकाबले में यहाँ पे हिंदुस्तान में जो मृत्युगत है रेशियो है ब्रेस्ट कैंसर के दौरान वो 15% नहीं है जैसे कि वर्ल्ड वाइड डाटा कहता है. ये उससे ज्यादा है, 23% के आसपास ये साबित होता है, जो कि थोड़ा डरावने वाला है. बिकॉज मेन जो कारण है ये है कि हमारे जो यहाँ ब्रेस्ट कैंसर की पेशेंट्स आती हैं, जैसे कि डॉक्टर गौरव ने बताया था, वो पहले चरण में नहीं आती हैं, वो काफी बढ़ा के बीमारी अपना बीमारी हमारे पास लेके आती हैं. दूसरी तीसरी चरण में भी हम कम ही कैंसर्स देखते हैं. चौथे चरण में काफी कैंसर्स हमें मिलती है, जिसमें से कि क्योर करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है और कंट्रोल करते हैं उनकी मृत्यु भी हो जाती है. साथ में ये डेंसिटी आपको दिख सकती है यहाँ पे कि पॉपुलेशन डेंसिटी अगर हम पूरे दुनिया भर का देखें तो प्रेवलेंस ऑफ ब्रेस्ट कैंसर जो इंडिया में है वो फिर भी दुनिया के मुकाबले कम है. सो अगर हिंदुस्तान में लगभग 100 से 150 पर लाख वुमेन को ब्रेस्ट कैंसर होता है. वहीं पे विकसित देशों में जैसे कि अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में, यूरोप में उनका फीसदी ज्यादा हो पाया जाता है. ये ग्राफ से मैं ये बताना चाहती हूँ कि एज इटसेल्फ इज अ रिस्क फैक्टर फॉर ब्रेस्ट कैंसर. यानी कि जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे ब्रेस्ट कैंसर होने की संभावनाएं हमारी बढ़ जाती हैं. और
एक पर्टिकुलर उम्र के बाद ऑब्वियसली यहाँ पे केसेस ही कम रहते हैं, इसलिए थोड़ा सा गिराव दिख रहा है, बट फ्रॉम 29, 34, 39 यू कैन सी कि यहाँ पे ब्रेस्ट कैंसर का चांसेस धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है. सो एज इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर्स. रीसेंट इंडियन डाटा क्या कहता है? रीसेंट इंडियन डाटा कहता है कि कैंसर ब्रेस्ट जो है वो आजकल औरतों में हिंदुस्तान में पाए जाने वाले सबसे अव्वल नंबर का कैंसर है. वो सर्वाइकल कैंसर को सरपास कर चुका है. पहले सर्वाइकल कैंसर वाज नंबर 1 कैंसर. और सबसे दुखद बात है कि ये हाईएस्ट बर्डन ऑफ ब्रेस्ट कैंसर जो है ये शहरों में देखा जाता है. बहुत ज्यादा मेट्रोपॉलिटन सिटीज जो है वो इससे काफी ग्रसित है. जैसे कि डॉक्टर गौरव ने बताया था, 29 फीमेल्स amongst the 29 females, almost 1 female in their lifetime जीवन शैली में उनको ब्रेस्ट कैंसर होने की संभावना रहेगी. यानी कि अगर हम लोग जैसे बातें कर रहे हैं 100 लोग करीबन होंगे, तो इसमें करीबन 3 या 4 लोगों को ऑलरेडी कैंसर होने की संभावना अपने लाइफ टाइम में रह सकता है. ये जो आंकड़ा है ये अर्बन वुमेन में ज्यादा है, जैसे कि पहले भी मैंने बताया, बनिस्बत ये कि रूरल वुमेन में, और 1 in 22 अर्बन वुमेन में है, रूरल वुमेन में 1 in 60 है. एंड इसके कारण जो है हमारा जो है स्टेट्स में बहुत बड़ा हेल्थ चैलेंज होने वाला है आगे के दिनों में, जिसको हमको अपने तरफ से संभावनाएं करनी है कि वो हम इसका रोकथाम कर सके. ये एक कार्टून है जिस दिखाने के लिए कि हर 22 इंडियन वुमेन में लाइफ टाइम रिस्क ऑफ ब्रेस्ट कैंसर एक औरत को रहेगा. अगर हम आंकड़ों की बात करें तो आप देख सकते हैं कि ब्रेस्ट कैंसर करीबन हर साल 1.5 लाख से ज्यादा न्यू केसेस रिपोर्ट होते हैं ब्रेस्ट कैंसर के इंडिया में, और करीबन 90,000 तक के मृत्यु भी होते हैं. सबसे डरावने वाली जो आंकड़े हैं या बात है वो ये है कि हर 4 मिनट में एक औरत जो है वो ब्रेस्ट कैंसर से डायग्नोज पाई जाती है, और हर 13 मिनट में एक महिला जो है वो ब्रेस्ट कैंसर के वजह से उनकी मृत्यु भी हो जाती है. तो ये सब अलार्म बेल साउंड करने लायक है, और हमें बहुत 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 ही सतर्क रहना है, अपने हेल्थ को संतुलन में लाना है, ताकि ब्रेस्ट कैंसर का जो रिस्क है वो हम कम कर सके. तो अगर हम रिस्क फैक्टर्स की बात करें, ऑलरेडी बात हो रखी है, कुछ रिस्क फैक्टर्स मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स होते हैं और कुछ नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स होते हैं. जो कि नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स हैं, जैसे कि एज या औरत होना, ये सब नॉन मॉडिफाइबल है. या आपके फैमिली में अगर फैमिली हिस्ट्री ऑफ ब्रेस्ट कैंसर है, दैट इज अ नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर. बट देयर आर सर्टेन फैक्टर्स विच आर मॉडिफाइबल, जैसे कि बच्चों को जल्दी जन्म देना, 30 उम्र के पहले जन्म देना, बच्चों को दूध पिलाना, फिर अपना फिजिकल एक्टिविटी को मेंटेन करना, डाइटरी हैबिट्स को अपना लो फैट हाई फाइबर डाइट में कन्वर्ट करना. तो दीज आर द मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स. सो जो जीन्स की बातें अभी हो रही थी उनमें मैं बताना चाहूंगी कि जर्मलाइन म्यूटेशन ऑफ BRCA1 एंड BRCA2 इज वेरी कॉमन, जिसमें कि फैमिली हिस्ट्री देखा जाता है. BRCA1 एंड BRCA2 जीन होने से पता चलता है कि आपके फैमिलियल हिस्ट्री है. दैट मीन्स कि आपके बच्चों को भी होने की संभावना रहेगी, और आपके परिवार में आपकी माँ, मौसी, बुआ, इन लोगों को भी संभावना रही होगी. बट क्या, जैसे डॉक्टर गौरव ने बताया कि क्या सिर्फ ब्रेस्ट कैंसर होने की संभावना रहेगी, तो नहीं. अगर BRCA1 एंड BRCA2 जीन runs in the family, then any member of the family may have increased risk of having pancreatic cancers, breast cancers, prostate cancers, endometrial cancers and ovarian cancers. इवन मेल्स जो है और उनको जो BRCA2 या BRCA1 जीन रहेगा तो उनको प्रोस्टेट कैंसर, कोलोन कैंसर, ये सब इस तरह बढ़ सकते हैं. तो सिम्टम्स क्या है ब्रेस्ट कैंसर के? तो सिम्टम्स के बारे में अगर हम बात करें तो एक गांठ तो है ही है, विजिबल लंप इन द ब्रेस्ट, विच जो कि दोनों ब्रेस्ट में से कोई एक ब्रेस्ट में भी हो सकता है या दोनों ही ब्रेस्ट में हो सकता है. निप्पल का रिसाव होना, खून की गिरना, निप्पल का थिकनिंग या कोई अगर चमड़ा में मोटापा पाया जा रहा हो,
डिम्पलिंग या प्यूडी ऑरेंज जिसको कहते हैं, जैसे कि नारंगी के छिलका के मुताबिक जो थोड़ी थोड़ी प्यूडी ऑरेंज जैसा दिखता है, वो अगर है तो वो भी ब्रेस्ट कैंसर का साइन है। स्किन इरिटेशन, कभी कभी आर्मपिट पेन क्योंकि वहाँ के नोड्स बढ़ जाते हैं, या टेक्सचर एंड स्किन में जो चेंजेस होते हैं, वो भी ब्रेस्ट कैंसर का साइन एंड सिम्टम्स देखा जाता है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे ब्रेस्ट लंप, वेरी ऑब्वियस। वहीं पर ब्रेस्ट एडिमा है, यहाँ पे दिख रहा है। और प्यूडी ऑरेंज जो मैंने बताया आपको नारंगी के छिलका के मुताबिक, ये जो दिख रहे हैं सारे। अल्सर होना, और अल्सर जो ब्रेस्ट में बहुत ऑब्वियस है और वो स्किन को खा रहा है। ये डिम्पलिंग ऑफ स्किन है, ये पकरिंग ऑफ स्किन है, और ये सैटेलाइट नोड्यूल्स, मतलब कोई मोटापा, अगर कुछ थिकनिंग ऑफ स्किन हो गया है और अचानक से हो गया है, या निप्पल रिट्रैक्शन है, अंदर की तरफ निप्पल का घुस जाना, तो ये सब हमें बहुत मतलब सावधान हो जाना चाहिए और अपने डॉक्टर से तुरंत संपर्क करना चाहिए। ये एरिया बस दिखा रहा है कि कहाँ कहाँ ब्रेस्ट का ड्रेनेज लिम्फ नोड्स जाता है। सबसे ज्यादा कॉमन आर्मपिट में, एक्सिला जिसको कहते हैं, और उसके बाद है कॉमन सुपीरियर, बेसिकली SVC यहाँ पे है, तो यहाँ पे भी नोड्स जा सकते हैं। तो ये सब जगह को भी हमें बहुत सावधानी से देखनी होती है। ये कुछ क्लिनिकल फोटोग्राफ्स है जिसमें आप देख सकते हैं कि ये निप्पल का अंदर की तरफ घुसना, और एक ब्रेस्ट छोटा हो गया है, अंदर की तरफ घुस गया है, जबकि दूसरा ब्रेस्ट बड़ा है। यहाँ से रिस्ट रिसाव दिख रहा है, पेजेस डिजीज की ये बीमारी है, और नोचनी, खुजली सब हो रही थी पेशेंट को। बाद में इसका जो निकाला गया सैंपल तो देखा गया बायोप्सी में कि इट इज कैंसर। बहुत ऑब्वियस सा लंप आपको दिख रहा है। अगेन ये पिक्चर शो कर रहा है कि निप्पल कैसे अंदर की तरफ रिट्रैक्ट हो गया, और एक लंप भी यहाँ नजर आ रहा है। ये बहुत ही सावधान करने वाली पिक्चर है। प्यूडी ऑरेंज जो बहुत लोगों को बहुत कारण से कभी कभी हो सकता है इन्फेक्शन के कारण, बट उसको नजरअंदाज नहीं करना। अगर कभी भी ऐसी नारंगी के छिलके के मुताबिक आपका स्किन ब्रेस्ट का लगे तो बिल्कुल सतर्क हो जाना है और अपने डॉक्टर से संपर्क करना है। तो कमिंग नाउ टू लैक्टेशन, मैं यहाँ पे बोलना चाहूंगी कि एवरी चाइल्ड हैज हिज बर्थ राइट ऑन हिज मदर्स फीट। ये बच्चा का बर्थ राइट है। तो क्या हम लोग लैक्टेशन ब्रेस्ट कैंसर में भी कर सकते हैं? उसके बारे में मैं थोड़ी बहुत जानकारी देना चाहूंगी। उसके पहले ऑफ कोर्स बेनिफिट्स क्या है ब्रेस्ट फीडिंग के। ये हमें मालूम है कि ब्रेस्ट फीडिंग जो है ये बॉन्डिंग को प्रमोट करता है मदर एंड बेबी के बीच में, और ब्रेस्ट मिल्क ज़्यादा डाइजेस्टेबल होता है। बॉडी जब ब्रेस्ट मिल्क पिलाया जाता है बच्चों को तो उनकी इम्यूनिटी भी ज़्यादा अच्छी हो जाती है। इमोशनल नीड्स बेबी का सेटिस्फाई होता है, और न्यूट्रिशन तो खैर अव्वल है बाकी सब जितना फॉर्मूला मिल्क है उससे मिलने का। तो और ये तो हुई बच्चों में क्या क्या हमें अच्छी बातें मिलती हैं, बट औरतों में भी जब ब्रेस्ट फीडिंग औरतें कराती हैं तो उनके द्वारा जो है हमें एक तो फास्टर लॉस ऑफ प्रेगनेंसी वेट होता है, जो यूट्रस का साइज है वो जल्दी अपने आप नॉर्मल हो जाता है। फिर बच्चे जो है वो ज़्यादा अच्छे से सोते हैं रात में, जिसके कारण कि मदर्स को उतनी दिक्कत नहीं होती है, और वो मेनोपॉज भी बेसिकली पॉज कर सकता है, एक कॉन्ट्रासेप्टिव का भी काम करता है ड्यूरिंग ब्रेस्ट फीडिंग फॉर वुमेन। बट क्या ब्रेस्ट फीडिंग प्रिवेंट करता है ब्रेस्ट कैंसर को? ये भी हमें जानकारी देनी है आप सबों को। ऐसा देखा गया है कि ब्रेस्ट फीडिंग जब करते हैं तो ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क रिड्यूस होता है पनपने का। वो क्यों होता है? ब्रेस्ट फीडिंग करने के दौरान क्या होता है कि गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन्स घट जाती हैं, जिसकी वजह से जो कुछ हार्मोन्स है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एंड फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, वो भी घट जाते हैं, और एस्ट्रोजन की मात्रा कम जाती है। जब एस्ट्रोजन की मात्रा कम जाती है तो कुछ ब्रेस्ट कैंसर्स, मोर देन 60% 70% ऑफ ब्रेस्ट कैंसर्स एस्ट्रोजन की वजह से बढ़ते हैं। इसकी वजह से ब्रेस्ट कैंसर एज सच उसका बेसिकली पनपना थोड़ा सा कम हो जाता है। एविडेंस भी यही बात कहता है, ये WHO का एविडेंस है। इसमें देखा गया है कि देयर इज अ स्ट्रॉन्ग relationship between lactation and breast cancer which decreases the risk। अगर कोई औरत ब्रेस्ट फीडिंग कराती है more than 12 months ब्रेस्ट कराने के बाद, उसका रिस्क जो है यूजुअली रिड्यूस हो जाता है टू हैव ब्रेस्ट कैंसर।
ये रिस्क कितना प्रतिशत घटता है बनिस्बत उनके जो ब्रेस्ट फीडिंग नहीं कराती है, ये रिस्क करीबन 4 से 5% घट जाता है। एंड ब्रेस्ट फीडिंग इसलिए एक वेल डॉक्यूमेंटेड प्रोटेक्टिव फैक्टर हो गया है ब्रेस्ट कैंसर के लिए। तो अगेन मैं इस बात को कहना चाहूंगी कि अगस्त 1 से अगस्त 7 इस साल जो है हम लोग मना रहे हैं वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक। तो ये बहुत ही इमोशनल पिक्चर मैं आपको दिखाने जा रही हूँ। इसमें आपको दिख रही होंगी कि एक फीमेल है, लेटी हुई है और ब्रेस्ट फीडिंग करा रही है अपने बच्चे को। साथ में एक तरफ की स्तन इसकी नहीं है, दूसरा इसके सर के बाल भी नहीं है। तो ये बस दर्शाता है कि ये पेशेंट है ब्रेस्ट कैंसर की और वो दूसरे स्तन से स्तनपान अपने बच्चों को दे रही है। तो क्या लैक्टेटिंग वुमन में भी लंप होने की चांसेस होती हैं? हाँ, बिल्कुल हो सकती है, और सिर्फ कैंसर की वजह से नहीं हो सकती है। लैक्टेटिंग वुमन में आमतौर पे जो लम्प्स होती है वो मास्टाइटिस या ब्रेस्ट इन्फ्लेमेशन की वजह से होती है। हो सकता है एब्सेस हो, उसकी वजह से हो सकती है। फाइब्रोएडिनोमा एंड फाइब्रोएडिनोसिस या फाइब्रोसिस्टिक डिजीज जिसको हम कहते हैं, ये बेनाइन लीजन्स है ऑफ द ब्रेस्ट। वो पहले से कुछ लोगों को रहती है, उसके वजह से ब्रेस्ट थोड़ा सा काफी सूजा हुआ रहता है, बढ़ा हुआ रहता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, जिसके कारण से फाइब्रोएडिनोमास ग्लैंड्स जो है वो और ऑब्वियस हो जाती है। तो वो भी नजर आने लगती है ड्यूरिंग लैक्टेशन एंड प्रेगनेंसी, उसकी वजह से भी हो सकती है। हो सकता है दूध जम गया हो, ग्लैक्टोसील जिसको हम कहते हैं, या कोई चोट की वजह से हो सकती है गांठ, हो सकता है लाइपोमा की वजह से है, और कभी कभी जो है निपल का जो एरियोलर कॉम्प्लेक्स का जो डक्ट्स है वो उसमें प्लगिंग हो जाता है डेब्रिस का, जिसके कारण से कि लम्प्स इन लैक्टेटिंग एंड प्रेग्नेंट वुमेन भी हो सकती हैं। बट कुछ कारणों में ब्रेस्ट कैंसर भी एक रीजन हो सकता है, तो उसको हम नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं, और इसको जरूर से हम डिफरेंशियल्स में रखते हैं जब भी कोई औरत हमारे पास आती है हु इज प्रेग्नेंट और लैक्टेटिंग एंड हैज अ लंप इन द ब्रेस्ट। तो क्या लैक्टेशन के समय या प्रेगनेंसी के समय ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क ज्यादा होता है या कम होता है? तो जितने भी स्टडीज हैं उनमें से पता चला है कि ऐसा भी नहीं है कि बहुत कम है, रेशियो में होता है। 3% ऑलमोस्ट ब्रेस्ट कैंसर्स कैन बी फाउंड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशन, और ये NCI इंस्टीट्यूट का स्टडी है, उसकी वजह से उसकी ये रिसर्च वर्क कहती है, और ये रिजल्ट है हार्मोनल चेंजेस का जो कि प्रेगनेंसी के दौरान हमें होते हैं। ओवरऑल जब भी ब्रेस्ट फीडिंग पहले से लोग कराते हैं उनको चांसेस घट जाता है ब्रेस्ट कैंसर होने का, लेकिन अगर ऐसा नहीं है कि प्रेगनेंसी या लैक्टेशन के दौरान ब्रेस्ट कैंसर का लंप नहीं दिख सकता है, तो हमें सब सतर्क रहना चाहिए इवन ड्यूरिंग ब्रेस्ट फीडिंग। सो व्हाट आर द चैलेंजेस ड्यूरिंग लैक्टेशन? सबसे पहला चैलेंज है हमें उसको डायग्नोज करने के लिए। नॉर्मल आदमी जब आमतौर पे आता है तो हम उन्हें बता देते हैं कि नॉर्मल तरीके से क्या क्या कराने हैं, बट जब ब्रेस्ट फीडिंग कोई लेडी करा रही है तो उनका ऑब्वियसली ब्रेस्ट जो है ऐसे ही बहुत ज़्यादा डेंस ब्रेस्ट होता है एंड लैक्टेटिंग है, दूध भरा रहता है। तो जितने भी नॉर्मल तरीके के हम जांच करते हैं उसमें उनको पकड़ पाना थोड़ी सी मुश्किल आती है। मोरओवर डॉक्टर्स भी बहुत कंसिडर नहीं करते हैं बिकॉज बहुत सारे कारण हो सकते हैं लंप होने के। हाउएवर रिसर्च सजेस्ट कि मैमोग्राम्स एंड ब्रेस्ट अल्ट्रासाउंड्स उसी रफ्तार से करना चाहिए अगर आपको ऐसा लगता है सस्पिशन कि ब्रेस्ट कैंसर होने की संभावना है। यहाँ पे मैं दिखाना चाहूंगी आपको कि ये कुछ मशीन्स है जिसपे कि हम ब्रेस्ट कैंसर पेशेंट्स का ट्रीटमेंट करते हैं। सो जस्ट टॉकिंग अबाउट दैट, क्या चैलेंजेस होते हैं ड्यूरिंग लैक्टेशन इन ट्रीटमेंट? तो पकड़ पाने में तो दिक्कत है ही, चैलेंजेस है ही। ट्रीटमेंट में क्या क्या चैलेंजेस है? सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि हम लैक्टेशन कैसे कराएंगे अगर स्तन एक तरफ का कट गया है, तो मैस्टेक्टमी हो गई है, तो adequate for the child, obviously दूसरे ब्रेस्ट से अकेला बच्चा का पेट नहीं भर पाएगा, तो ये एक चैलेंज है। दूसरा चैलेंज ये है कि रेडिएशन के दौरान हमारा जो ट्रीटमेंट वॉल्यूम होता है ब्रेस्ट का वो कांस्टेंट चेंज होता रहता है ब्रेस्ट के बढ़ने और घटने के कारण से, जो कि दूध के भरने और कम रहने की वजह से होता है। सो
ये सब चैलेंजेस ड्यूरिंग ट्रीटमेंट आती है लैक्टेशन के समय, ब्रेस्ट कैंसर से कोई ग्रसित है तो। ब्रेस्ट फीडिंग हाउएवर इज नॉट रिकमेंडेड। जब कीमोथेरेपी देने की बात होती है कैंसर में तो हम ब्रेस्ट फीडिंग रोक देते हैं, बिकॉज कीमोथेरेपी में बहुत ही टॉक्सिक प्रोडक्ट्स है जो कि आपके शरीर में तो जा रहा है, आपके कैंसर सेल्स को मार रहा है, साइड में साइड इफेक्ट्स भी दे रहा है, बट अगर आप ब्रेस्ट फीडिंग कराएंगे तो बच्चों को भी जा सकता है और उसकी वजह से बच्चों का जो ऑर्गन्स है उसको डैमेज पहुंचा सकता है। तो कीमोथेरेपी हम लोग JKI में करते हैं यूजुअली। अब आते हैं कि एविडेंस बेस्ड रिकमेंडेशंस क्या कहती हैं। The risk of premenopausal breast cancer is reduced with lactation, यानी कि ये मैं बार बार आप लोगों को बता रही हूँ, स्तनपान कराना बहुत ही आवश्यक है, उससे स्तन कैंसर होने की संभावना काफी घट जाती है, 4.3% रिस्क कम हो जाता है एज अगेंस्ट पर्सन्स हु डू नॉट ब्रेस्ट फीड। दूसरा है फैमिलियल रिस्क भी घट सकता है, यानी कि अगर घर में किसी को फैमिलियल हिस्ट्री है ब्रेस्ट कैंसर का तो उनको जरूर से ब्रेस्ट फीडिंग कराना चाहिए। एंड ये ऑफ कोर्स जैसे मैंने आपको शुरू में बताया था, मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स एंड नॉन मॉडिफाइबल, ये एक मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर है क्योंकि इसके अगेंस्ट आप कुछ कर सकते हैं, यू कैन डू समथिंग। तो इसीलिए बेसिकली आप इसको जरूर कराएं ताकि आपकी चांस या आपके परिवार वाले लोगों की चांस जो है घट जाए ब्रेस्ट कैंसर होने के लिए। Every person during pregnancy and during lactation सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन जरूर करना चाहिए। ये नहीं हो कि सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन मैं नहीं करूंगी क्योंकि मेरा ब्रेस्ट जो है वो काफी enlarged है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, नहीं, इवन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशन जो नॉर्मल प्रिंसिपल्स ऑफ स्क्रीनिंग ऑफ ब्रेस्ट कैंसर है, जैसे कि सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन ऑन अ मंथली बेसिस, प्री मेनोपॉजल लेडीज में 5th to 6th day of menses, पोस्ट मेनोपॉजल लेडीज में every same day of the month every month, followed by a clinical breast examination once a year and a mammography examination 40 years and above में recommendations है उसको भी हमें इसमें basically pregnant ladies में अपनाना चाहिए। self breast examination बिल्कुल करना चाहिए और अगर suspicious breast masses है during lactation तो उसको उसी तरह से अल्ट्रासाउंड, मैमोग्राफी, नीडल एस्पिरेशन, ब्रेस्ट बायोप्सीज से हमें फाइंड करना चाहिए कि इज दैट रिलेटेड टू कैंसर और कोई और कारण से है। अगर कैंसर पता चलता है, कैंसर की बीमारी पकड़ आती है तो उसका मल्टीडिसिप्लिनरी अप्रोच, सर्जरी, रेडिएशन एंड कीमोथेरेपी से उसकी इलाज करनी चाहिए। तो सर्जरी जैसे मैंने बताया कि अगर मैस्टेक्टमी हो गया है, ब्रेस्ट निकला हुआ है पूरा, तो ऑब्वियसली एक ब्रेस्ट हो सकता है कि उतना एडिक्वेट मिल्क नहीं प्रोवाइड करे फीडिंग के लिए। और मान लीजिए आजकल बहुत ज़्यादा विकसित है या कॉमन है ब्रेस्ट कंजर्विंग सर्जरी, जिसमें कि पूरे ब्रेस्ट को नहीं निकालना पड़ता है, ओनली पोर्शन ऑफ द ब्रेस्ट हैज टू बी रिमूव। तो उसमें सम पेशेंट्स कैन गो फॉर ब्रेस्ट फीडिंग आफ्टरवर्ड्स। उसमें बट एडवाइजेबल ये है कि ब्रेस्ट मिल्क बैंकिंग पहले कर लिया जाए। लोगों को बहुत बाहर के देशों में देखा गया है कि ब्रेस्ट मिल्क बैंकिंग काफ़ी कॉमन है और हमारे यहाँ भी धीरे धीरे कॉमन हो रहे हैं। मिल्क एक्सट्रैक्शन के बहुत सारे मार्केट्स में प्रोडक्ट्स मिलते हैं जिसको एक्सट्रैक्ट करके लोग फ्रीजर में रखते हैं एंड बच्चों को फीड करते हैं। तो पेशेंट्स को हम बहुत ही एक्टिवली वी कैन प्रोपेगेट फॉर ब्रेस्ट कंजर्वेशन, ब्रेस्ट मिल्क प्रिजर्वेशन। सो ये देख रहे हैं, ये पूरा ही रेडिएशन हम लोग दे रहे हैं टू वन पार्ट ऑफ द ब्रेस्ट, पूरे ही ब्रेस्ट को। तो ये जब हम रेडिएशन करते हैं तो यहाँ पे कुछ बाद में लेटर ऑन फाइब्रोसिस होने की चांसेस होती है। तो जिसको रेडिएशन दिया गया रहता है उनको ब्रेस्ट फीडिंग बाद में वो करा सकती है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फाइब्रोसिस की वजह से दूध पनपना ब्रेस्ट में थोड़ी सी कम हो जाती है, कभी कभी नहीं के बराबर भी होती है। इसीलिए एडवाइजेबल है पार्शियल ब्रेस्ट को निकालना, लंप निकालना और पार्शियल ब्रेस्ट को रेडिएट करना। बट हमारे कंट्री में और हमारे बिहार में जो जिस प्रकार के पेशेंट्स आते हैं वो इतने एडवांस स्टेज में आते हैं कि यूजुअली हमें टोटल ब्रेस्ट निकालना पड़ता है, MRM दैट इज मॉडिफाइड रेडिकल मैस्टेक्टमी से ही इलाज करनी पड़ती है। जैसे कि मैंने बताया कि कैंसर कीमोथेरेपी जो हम लोग देते हैं या टारगेटेड थेरेपी देते हैं वो हम उस वक्त जब पेशेंट्स ब्रेस्ट फीड कराते हैं, ब्रेस्ट मिल्क लैक्टेशन कराती हैं फीमेल्स, तो मे बी हम ये कैंसर कीमोथेरेपी के दौरान उनको ब्रेस्ट फीड नहीं करा पाएंगे बिकॉज
कीमोथेरेपी ब्रेस्ट मिल्क से सेक्रीट होके बच्चों में जाएगी और उनकी फिर वो मतलब उनको टॉक्सिक प्रोडक्ट्स लगेगी और उनके लिवर और बाकी भी ऑर्गन्स को डैमेज प्रोवाइड कर सकती है। उस समय स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन है कि ब्रेस्ट फीडिंग को हम रोकें, सप्लीमेंटल नर्सिंग सिस्टम को हम अपनाएं, जैसे कि डोनेटेड ब्रेस्ट मिल्क्स और फॉर्मूला मिल्क्स। ब्रेस्ट मिल्क बैंकिंग जैसे मैंने अभी पहले भी बताया, उसके लिए हम लोग प्रोपेगेट करते हैं। हार्मोनल थेरेपीज के द्वारा जो गोली खाने के लिए देते हैं यूजुअली हार्मोन्स के जैसे, तो वो 5 साल तक चलती है यूजुअली, बट ब्रेस्ट फीडिंग इज स्टिल नॉट एडवाइजेबल जब पेशेंट्स हार्मोनल थेरेपीज लेती हैं तब। मैंने ये ऑलरेडी समझाया हुआ है कि रेडिएशन से काफ़ी फाइब्रोसिस हो सकता है, जिससे कि श्रिंकेज ऑफ द ब्रेस्ट एंड ऑर्गन्स ब्रेस्ट के कम हो जाते हैं, तो सेक्रेशन ऑफ ब्रेस्ट मिल्क एज सच कम हो जाती है। बट हाउएवर पेशेंट्स आर एक्टिवली एनकरेज्ड टू ब्रेस्ट फीड बिफोर एंड आफ्टर सर्जरी। सो ये रेफरेंसेस है जहाँ से ये सारी रिकमेंडेशंस ली गई हैं। अंत में मैं कहना चाहूंगी, माँ तेरे दूध का कर्ज मुझसे कभी अदा नहीं होगा, अगर कभी रही तू नाराज तो खुश, वो खुदा मुझसे क्या होगा। रोग का कारण अनियमित जीवन है, जागरूक हो सब लोग और लाए संतुलन। तो इन्हीं सब शब्दों के साथ मैं खत्म करना चाहती हूँ। धन्यवाद, और आप लोगों के सवालों का जवाब मैं देना चाहूंगी। मैं पूछना चाहती हूँ, मैं भी कुछ पूछना अच्छा मैं पूछना चाहती हूँ, यदि एक ब्रेस्ट छोटा रहे और एक ब्रेस्ट थोड़ा बड़ा रहे पर उसमें और कुछ सिम्टम्स नहीं दिख रहे हो, तो ये क्या अनयूजुअल है? मैम, समथिंग रॉन्ग इन दिस? नॉट नेसेसरली, ऐसा बहुत आमतौर पे देखा जाता है। तरफ की ब्रेस्ट छोटी होती है, राइट साइड ब्रेस्ट यूजुअली होती है एज कंपेयर टू द लेफ्ट साइड ऑफ द ब्रेस्ट। अ वेरी कॉमन सिम्टम, लेकिन उसके साथ कुछ एसोसिएटेड, या अगर ये एडोलेसेंस से नहीं होके एकाएक से ये हुआ है, तो ऑब्वियसली आपको थोड़ा सतर्क रहना चाहिए। लाइक छोटा बड़ा उसमें थोड़ा सा थैंक यू। माँ फिर मैं चल जाऊंगी। हाँ, मैं कुछ पूछना चाहूंगी डॉक्टर प्रीतांजलि आपसे कि अगर आपका फाइब्रोएडिनोमा डिटेक्ट होता है ब्रेस्ट में और कैंसर का आपका पूरा जितना टेस्ट होता है वो हो चुका होता है, तो क्या वो आपको कितने दिन के बाद वो फिर से करवाना चाहिए रिपीट? मतलब कितने दिन में फिर से सारा मेमोग्राफी, वो सारा नीडल टेस्ट और सारा वो होना चाहिए? क्योंकि हाँ जी, मैं समझ रही हूँ। फाइब्रोएडिनोमा इज अ वेरी वेरी कॉमन कॉज ऑफ कंसर्न। तो एक्चुअली मैं अगर आपको बताऊं तो करीबन 40 से 50% महिलाएं जो है फाइब्रोएडिनोसिस की शिकार होती हैं। बहुत कॉमन है ये। और मास्टाइटिस, जो ब्रेस्ट का दर्द होना जो होता कहते हैं, मास्टैल्जिया या मास्टाइटिस, वो भी बहुत कॉमन है। ये सबसे अहम है इसमें कि हम पेशेंट्स को, जो महिलाएं हमारे पास आती हैं, उनको काउंसिल करें। फाइब्रोएडिनोमा कितने बड़ा साइज का है या छोटा साइज का है, उस पर डिपेंड होता है कि हम कितना जल्दी उनको फॉलो अप करें। अगर 2 सेंटीमीटर से कम का फाइब्रोएडिनोमा है तो कुछ ट्रीटमेंट्स हैं जो हम लोग देते हैं, हार्मोनल थेरेपीज भी देते हैं उसमें, या विटामिन ई या इवनिंग प्रिमरोज ऑयल देते हैं बेसिकली। तो ये सब देने से साइज घट सकती है। लेकिन 2 सेंटीमीटर से बड़ा का ट्यूमर जो है या फाइब्रोएडिनोमा जो होता है, वो यूजुअली गलता नहीं है विद मेडिसिन। तो ये बेसिकली इसको वॉच में रखना है। आप सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन ऑन अ मंथली बेसिस जरूर कराएं। क्लिनिकल ब्रेस्ट एग्जामिनेशन 1 ईयर में जरूर अपने डॉक्टर से कराएं। मैमोग्राफी इज नॉट इंडिकेटेड फॉर फाइब्रोएडिनोमा. It is indicated to basically look out for breast cancer. तो फाइब्रोएडिनोमा के लिए अल्ट्रासाउंड मोर और लेस इनफ है। अल्ट्रासाउंड की जो आपका टेंडेंसी है या जो आपका बेसिकली फ्रीक्वेंसी है, वो आप 3 महीना या 4 महीना डिपेंडिंग ऑन घट रहा है कि बढ़ रहा है, वो करा सकते हैं। FNAC once done, you might have to repeat only on clinical suspicion. तो बेसिकली फाइब्रोएडिनोमा है तो डरना नहीं है। और काउंसलिंग सबसे अहम इसका बेसिकली ट्रीटमेंट का 1 पार्ट हम लोग कहते हैं रहता है, बिकॉज
many of the females जो हमारे पास आती हैं वो बहुत ही घबराई रहती हैं कि ये गांठ है, ये कैसे क्या हो सकता है, बट सिर्फ निकाल देने से ये गांठ ऐसा नहीं है कि फाइब्रोएडिनोमा खत्म हो जाए, समटाइम्स वो वापस भी आता है। सो बेसिकली FNAC एक बार आपने करा लिया, क्लिनिकल सस्पेशन पे दोबारा जरूर करा सकते हैं। अहम इसमें ये किस तरह के सिम्टम्स लगे तो दोबारा करानी चाहिए, मतलब आपको क्या फील हो तो आप उसके लिए जाएं। अगर वो बढ़ रहा है साइज में, घट नहीं रहा है, एंड और एज इट इज है तो मतलब ऐसे कोई चेंजेस नहीं है तो नहीं कराना चाहिए, मतलब ऐसे जरूरत नहीं है। यू कैन कंफर्म इट ऑन एन अल्ट्रासाउंड। अल्ट्रासाउंड बहुत अच्छे से पता चल जाते हैं कि उसके फीचर्स क्या है। ईयरली मैमोग्राफी इंडिकेटेड है, जो कि 40 अबव लेडीज है उसमें। अच्छा, ईयरली करवाना चाहिए मैमोग्राफी फॉर 40 प्लस लेडीज, तो उसमें भी हमें इंफॉर्मेशन मिल जाता है क्या है क्या नहीं। और कोई सवाल? मैं पूछना चाह रही हूँ। जी मैम। हाँ मैम, जैसे ब्रेस्ट कैंसर में होता है, जैसे रेडिएशन करवाते हैं, जैसे थोड़ी सी गठान होती है उसको निकलाते हैं तो उसमें रेडिएशन होता है, अगर पूरा रिमूव करने से उसमें भी रेडिएशन होता है कि नहीं? जी मैम, जो आप पूछ रही हैं वो बेसिकली ब्रेस्ट कंजर्विंग सर्जरी रिगार्डिंग है और मैस्टेक्टमी रिगार्डिंग है। तो ब्रेस्ट कंजर्विंग सर्जरी का मतलब होता है जहाँ पे गठान है, गठान और गठान के चारों बगल का कुछ टिश्यू ब्रेस्ट का निकाल देना। तो ब्रेस्ट कंजर्विंग सर्जरी जब हम करते हैं तो ब्रेस्ट कंजर्विंग सर्जरी में बहुत जरूरी है रेडिएशन कराना, क्योंकि आपने ब्रेस्ट टिश्यू छोड़ रखा है। तो जो माइक्रोस्कोपिक डिजीज आपने छोड़ रखा है उसको उस पे काबू पाने के लिए हम लोग रेडिएशन बिल्कुल भी इंटेग्रल पार्ट है ब्रेस्ट कंजर्विंग सर्जरी का, तो उसमें तो करते ही हैं। लेकिन अगर स्तन निकाल दिया गया है तो डिपेंडिंग ऑन द साइज ऑफ द ट्यूमर, लिम्फ नोड्स कितना इन्वॉल्व था, उस पर डिपेंड करेगा कि रेडिएशन क्या हमें सारा टिश्यू को देना है या मतलब रेडिएशन देना भी है चेस्ट वॉल को कि नहीं, कि हम रेडिएशन के बिना भी चल सकते हैं आगे। थैंक यू। Any more questions, ma'am? थैंक यू डॉक्टर प्रीतांजलि, आपने बहुत ही अच्छी तरह से ब्रेस्ट कैंसर एंड लैक्टेटिंग मदर विषय पर इतनी विस्तृत जानकारी दी, और आपने बताया कि हर 4 मिनट में एक महिला ब्रेस्ट कैंसर से ग्रसित होती है और हर 13 मिनट में एक महिला ब्रेस्ट कैंसर से मर जाती है। बहुत ही दुख की बात है। और रूरल ग्रुप में ये रेशियो 1:60 एंड अर्बन में 1:22। ये सब बहुत ही आई ओपनिंग तथ्य है। मतलब शहर की जीवन शैली कैंसर की प्रेरक है। माँ बनना बहुत ही सुखद एहसास है। अगर माँ अपने बच्चे को कैंसर की वजह से दूध ना पिला पाए तो यह उसके लिए मेंटल ट्रॉमा से कम नहीं है। पर आपने यह भ्रांति दूर की और बताया कि कैंसर होने के बाद भी एक माँ अपने बच्चे को दूध पिला सकती है। थैंक यू। धन्यवाद मैम। हमारी चीफ गेस्ट, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। हमारी चीफ गेस्ट हमारी अपनी एवर स्माइलिंग पीडीसी अरुणा तनेजा जी। आप बहुआयामी व्यक्तित्व की स्वामिनी हैं। हर वर्ष डिस्ट्रिक्ट के किसी न किसी गोल में अपना योगदान देती हैं। मुझे यह सौभाग्य मिला है कि मैं आपका परिचय करवाऊं। Past district chairman Aruna ji is a charter member of the Innerville Club of Jamshedpur. Having entered the district committee, she served as the district editor, ISO, treasurer, secretary, ESO, vice chairman, and district chairman in year 2015-16. During her district chairmanship, her work was recognized, appreciated, and awarded for literacy project. During Aruna's chairmanship year, her district was recognized and awarded Star District for Asha Kiran program. Aruna was awarded for teacher support for the year 2015-16 at Rotary South Asia Literacy Summit in Chennai.
She was District Literacy Committee Chairman for 3 consecutive years for RIL program. She headed Mamata Mission project in year 2019-20. For last 2 years, she is Director for Health and Hygiene of her District 3 to 5. During her presidency, she received Best President and Best Club awards. She worked as the convener for Cancer Hospital for over 15 years. She is also associated with other social organizations, namely Roshni, working for promotion of eye donations as Vice President, life member of Red Cross Society, life member of AIWC. She is also trained resource person for AIDS awareness. On Rotary front, she was recognized as outstanding Rotary spouse in year 2007 and 8. She was recognized as Best Rotary Annie at Rotary Club for Chairman for 6 years. Outstanding couple award in the year 2015-16 and also Outstanding Lady Rotarian Award in the 2018-19. Aruna ji has the honor of 100% attendance of last 8 years. Aruna ji is the CEO of two leading advertising agency, Wheels and Via. She is also into hospitality business with a Y Subway, franchisee stores and a banquet by the name Kalimati. Aruna is married to Gyan Taneja, a leading businessman of Jamshedpur. They are blessed with 2 daughters. Elder Neha, married to Sumit Khanna, blessed with son Aditya. Younger Divya, married to Ji Chong, blessed with cute little Maya. अरुणा जी, आपने इतना कुछ उपलब्धि हासिल किया हुआ है और मैं आमंत्रित करती हूँ कि आप अपने वर्ड्स ऑफ विजडम से हमें लाभान्वित करें। थैंक यू सीमा, थैंक यू। जब आप पढ़ रही थी मेरे को लग रहा था कि पता नहीं किसके बारे में पढ़ रही है, कौन है मेरे को नहीं मालूम। मैं तो सिर्फ अपनी फ्रेंड्स के बीच में बैठी हुई हूँ और इतनी अच्छी इंफॉर्मेशन अभी मिली वो सुन रही थी। आप मुझे कहाँ ले गए पता नहीं। मैं यहीं पर ठीक हूँ। थैंक यू सो मच। चलिए, प्रेसिडेंट इनरव्हील क्लब ऑफ गया दीप्ति गुप्ता, सेक्रेटरी आभा सिंह, प्रेसिडेंट सिटी सुषमा एंड सेक्रेटरी रीमा देवी। मेरे ख्याल से मैंने नाम गलत नहीं दिया। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। आप सबको बहुत बहुत थैंक यू कि आपने मुझे याद किया और आज मुझे अपने बीच में इनवाइट किया। थैंक यू सो मच। हमारी डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन पूनम ठाकुर जी, डिस्ट्रिक्ट एग्जीक्यूटिव मेंबर्स, बहुत प्यारी सब हमारी पीडीसीज, आज बहुत सारी पीडीसीज हमारे बीच प्रेजेंट हैं। सबको मेरा बहुत बहुत नमस्कार। सबसे इम्पोर्टेंट मेरी प्यारी इनरव्हील सिस्टर्स, जब हम लोग इनरव्हील की बात करते हैं तो आई एम श्योर कि हमारे चेहरे पे अलग सी स्माइल आती है। मेरे चेहरे पे आती है, आप लोगों का मुझे मालूम है। आती है कि नहीं? आती है ना? क्योंकि इनरव्हील हमें क्या क्या देता है। इनरव्हील हमें फ्रेंडशिप देता है, हमें एक दूसरे से मिलने जुलने का, दूसरे से बात करने का, कम्युनिकेट करने का मौका देता है। आज हमने यहाँ पे डॉक्टर गौरव को सुना, डॉक्टर पुष्पांजलि को सुना, दोनों ने बात की कैंसर पे। कैंसर एक ऐसी बीमारी है जिस सबको लगता है कि उससे दूर रहें और वो
हमारे बीच ना आए। तो इसी चीज को अपने आप को जागरूक करने के लिए आज हमने ये प्रोग्राम रखा। इजंट इट तृप्ति, आपका जरूर यही रहा होगा बिल्कुल गोल कि हम अपने आप को कैसे बिल्कुल। अच्छा, कि हम हाँ बिल्कुल से दूर रह सकते हैं। हाँ। बहुत अच्छी बातें उन्होंने हमें बताई। बहुत छोटी छोटी चीजें हैं लेकिन कितनी इम्पोर्टेंट है। जैसे उन्होंने बोला कि रूरल एरियाज में कम है, अर्बन एरियाज में ज्यादा है। तो डेफिनेटली हमारा लाइफस्टाइल कुछ ऐसा है कि ये बीमारी जो है ये लाइफस्टाइल रिलेटेड है। तो हमें अपने लाइफस्टाइल को जरूर बदलना चाहिए। लाइफस्टाइल को बदलने के लिए क्या करना है? हम लोग एनवायरनमेंट में काम करते हैं और हम बोलते हैं डोंट यूज प्लास्टिक। मेरे ख्याल से एक बहुत बड़ा फैक्टर है जिसको हम लोगों को अपनी लाइफ से जितना हो सके हटा तो नहीं हम सकते हैं लेकिन कम जरूर कर सकते हैं। तो मेरे को ये बहुत बड़ा एक फैक्टर लगता है कि कहीं ना कहीं प्लास्टिक इसके काफी हद तक जिम्मेदार हो सकता है। अल्कोहल भी उन्होंने बोला। अल्कोहल की वैसे अदरवाइज ऑल्सो काफी बहुत सी अलग चीजों के लिए भी बोला जाता है कि नहीं यूज करना चाहिए। हमें जरूर कोई चीज को फॉलो करना चाहिए। और जब हम लोग लाइफस्टाइल की बात कर रहे हैं तो हमें क्या अच्छा लगता है? जूस पीना अच्छा लगता है। फ्रूट खाने की बजाय हम सोचते हैं कौन बैठ के उसको काटेगा, छिलेगा और खाएगा। हम लोग सोचते हैं एक गिलास मम्मी ने जूस निकाल के दे दिया, उसको पी लिया, काम खत्म, फ्रूट लेना हो गया। बट हमें फाइबर लेना बहुत जरूरी है। तो हमें फ्रूट खाना चाहिए देन जूस पीने के, ताकि हमारी बॉडी में फाइबर्स भी जाए। यही सब चीजें उन्होंने हमें बताई। कैसे ब्रेस्ट कैंसर के लिए हमें अपना ईयरली टेस्ट करवाना चाहिए। सर्वाइकल कैंसर से उन्होंने वैक्सीन की बात बताई, सर्वाइकल वैक्सीन की। तो वो बहुत जरूरी चीज है। मुझे उसके बारे में मालूम तो है लेकिन कभी इतनी सीरियसली नहीं सोचा जितना सीरियसली आज सुनने को मिला। डॉक्टर गौरव ने बहुत अच्छी वो जानकारी दी है जो उन्होंने बताया कि सर्वाइकल कैंसर टीन एज में ही लड़कियों को दिवा देना चाहिए। दैट्स अ वेरी गुड इंफॉर्मेशन। आई थिंक वी शुड स्टार्ट फॉलोइंग इट। जरूर हमको उसके बारे में सोचना और उसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए। और अभी जैसे ब्रेस्ट फीडिंग वीक आज से शुरुआत, फर्स्ट है ना, आज ही से शुरू हुआ है। तो उसमें आज से शुरू हुआ है। उसमें भी हमको लेडीज को अवेयर करना चाहिए। जो आज हमें इंफॉर्मेशन मिली कि इवन इफ यू हैव कैंसर आप लैक्टेट कर सकती हैं, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। पैप्समियर टेस्ट के बारे में बताया, वंस इन 3 years। बहुत इंपॉर्टेंट जानकारियां मिली। मैं आप सबको थैंक यू बोलना चाहूंगी कि आपने आज मुझे बुलाया। मैं कहीं आज कमिट कर चुकी थी, उसके बाद भी मैं बहुत कहीं फंस गई थी। मेरे को लग रहा था कि मेरा वो काम रह जाएगा इसकी वजह से, बट स्टिल मेरे को लगा कि उसको मैं अटेंड कर लूंगी आधे घंटे के बाद, 1 घंटे के बाद। लेकिन ये जो इंफॉर्मेशन आज मिली आप लोगों की वजह से, थैंक यू सो मच। और कमिंग टू हेल्थ एंड हाइजीन, जितने लोग आज यहाँ पे प्रेजेंट हैं, मैं इसी माध्यम से एक मैसेज दे देती हूँ कि आप सब लोग नए नए टॉपिक्स लाइए और हेल्थ और हाइजीन पे वेबिनार्स करिए। सब क्लब मिलकर करिए, अकेले करिए, जैसे भी आप लोगों को कंफर्टेबल होता है, सो दैट हम लोग अवेयरनेस ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कर सकें। और कोशिश करिए कि ऐसे लोगों को हम लोग इन्वॉल्व करें, अदर देन मेंबर्स, कुछ ऐसे लोगों को इन्वॉल्व करें जिनको इस इंफॉर्मेशन की ज़रूरत हो, तो और भी अच्छा हो सकता है।
आज जैसे किया गया, हम सबको इसकी ज़रूरत थी, सुनने की ज़रूरत थी कि हमको अपना कैसे लाइफस्टाइल चेंज करना है, कैसे सब करना है। लेकिन हेल्थ एंड हाइजीन सुनने में बहुत छोटा सा टॉपिक लगता है, बट इट्स अ वेरी वास्ट टॉपिक। इसको लेके प्लीज वेबिनार्स करिए और अवेयरनेस अपने और अपने आसपास फैलाइए। थैंक यू अगेन Tripti for inviting me, Krishna for inviting me. Thank you so much. Keep थैंक यू safe, अरुणा keep जी। smiling. Thank you. थैंक यू अरुणा जी। मेरे ख्याल में अरुणा जी हमारा टॉपिक लैक्टेटिंग मदर एंड कैंसर वो एकदम नया था। Very good topic. आप स्वयं जुड़ी हुई है कैंसर हॉस्पिटल से पिछले 15 सालों से, तो आप तो खुद बहुत अच्छा काम कर रही हैं। हम लोग जाते हैं, हम लोग हॉस्पिटल में जाते हैं, वहाँ पे पेशेंट को इमोशनल सपोर्ट देते हैं। कभी कोई इस चीज के बारे में सोचता नहीं है कि जो पेशेंट्स हैं वहाँ पे, जो हॉस्पिटल में एडमिट है, उसकी कैसी मेंटल स्टेट उसकी क्या है, उसके फैमिली मेंबर्स की मेंटल स्टेट क्या है, उस चीज को अगर सोचा जाए उनके पास जाके आप आधा मिनट भी खड़े रहेंगे तो आपको उस चीज समझ में आती है। इस स्टेज में उनको इमोशनल सपोर्ट की बहुत जरूरत होती है, तो हम लोग वही करते थे, इमोशनल सपोर्ट ही देते थे। और अभी हम लोग हमारे क्लब का इंस्टॉलेशन हुआ तो उसमें हमने बुलाया था, जो हमारी चीफ गेस्ट आई थी डॉक्टर सुजाता मिश्रा है, वो कैंसर हॉस्पिटल की डायरेक्टर हैं आजकल। तो उन्होंने हमें इनवाइट किया है कि हम किस तरह से जो पेशेंट्स ट्रीटमेंट करवा के घर जा चुके हैं या जिनको क्या बोला जाए कि अब उनका और ट्रीटमेंट नहीं है, उनको डॉक्टर्स ने घर भेज दिया है, तो वैसे पेशेंट्स को उनको बोला कि आप घर में रह के अब अपना इलाज कराइए। तो वैसे पेशेंट्स को कैसे हम इमोशनली सपोर्ट कर सकते हैं, उसको बोलते हैं पैलिएटिव सपोर्ट। मेरे लिए भी ये वर्ड एक नया वर्ड मैंने सीखा उस दिन, पैलिएटिव सपोर्ट कैसे हम लोग दे सकते हैं। तो अभी हमारा क्लब इसके ऊपर काम करने वाला है। खाली हमारा क्लब नहीं, कोशिश कर रहे हैं कि जमशेदपुर के क्लब मिलकर इस पे काम करें, बिकॉज इट्स अ वास्ट फील्ड। तो हम लोग इस तरह से, आप लोग भी इसके बारे में जरूर सोच सकते हैं। अगर कोई पास में कैंसर हॉस्पिटल है, दे कैन सजेस्ट कि वहाँ पर पेशेंट्स हैं, कौन पेशेंट्स हैं, वहाँ पे जाके उनको पैलिएटिव सपोर्ट देना। इट्स अ वेरी गुड थिंग इफ वी कैन डू इट। थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू अरुणा जी। आज हमारे बीच पूनम जी आ गई हैं, डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन पूनम जी आ गई हैं क्या? बहुत देर से बैठी हुई हूँ, बहुत देर से मैं सबका सुन। थैंक यू सो मच। कितनी देर आपका से बहुत आई बहुत हैं? स्वागत है पूनम जी। थैंक यू। क्योंकि लास्ट डे आंख में आंसू डाल के मुझे फोटो भेजी कि आप मेरे क्लब में नहीं आती हैं। तो मुझे जाना होगा। थैंक यू। तो मेरी प्रेसिडेंट नाराज हो जाएगी मेरे से। थैंक यू। हम लोग अगर आपने मौका दिए हैं तो आपको इसके एक बार और बहुत बहुत धन्यवाद। मैं जो बोलना चाह रही थी, मैं चाह रही थी उस समय आप जरूर रहें, क्योंकि आपके लिए विशेष तौर पर है और सिमृति के लिए। आज हमारे बीच दो ऐसी वीरांगनाएं हैं जिसने अटल चट्टान बनकर कठिनाइयों की धारा को मोड़ा है। उन दोनों के लिए मैं रामधारी सिंह दिनकर की यह पंक्ति को कहे बिना नहीं रह सकती। बाधा विघ्नों को चूम चूम, बाधा विघ्नों को चूम चूम, सह धूप घाम पानी पत्थर, सह धूप घाम पानी पत्थर, पांडव आए कुछ और निखर। सौभाग्य न सब दिन सोता है, देखें आगे क्या होता है। बिल्कुल। ये पंक्तियां आज के हमारे दो मोटिवेशनल स्पीकर, हमारे डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन पूनम ठाकुर जी और हमारे क्लब की पास्ट प्रेसिडेंट सिमी झिल्लन को समर्पित है। सर्वप्रथम आमंत्रित करती हूँ डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन पूनम ठाकुर जी को, जो मधुर, सरल, नवनीत जैसी कोमल भी हैं और अनुशासित, सख्त और जिनमें अग्नि जैसी तेजी भी है। ये सभी लीडरशिप क्वालिटीज उनमें समाहित है।
जो उन्हें अपने कार्यों में सफलीभूत करता है। मैं आमंत्रित करती हूँ डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन पूनम जी को कि वे आके अपना अनुभव साझा करें, हमें कुछ थैंक यू अच्छी सीमा, बातें बताएं। थैंक यू सीमा, थैंक यू सो मच। प्रेसिडेंट तृप्ति गया, प्रेसिडेंट सुषमा बोध गया, आप दोनों के सौजन्य से आज का प्रोग्राम हो रहा है। थैंक यू सो मच। दोनों क्लब की और क्लब एग्जीक्यूटिव्स, हमारे डिस्ट्रिक्ट एग्जीक्यूटिव्स जो भी यहाँ उपस्थित हैं, हमारी पीटीसीज जो हमारी आन बान शान है हमारी डिस्ट्रिक्ट की। पीएपी प्रभा रघुनंदन जी इलेक्शंस के कारण वो नहीं है, अगर वो सुन रही हैं तो आपका भी बहुत बहुत स्वागत। प्रभा सुन रही है, प्रभा सुन रही है। मेरी तरफ से सादर नमस्कार। आज का प्रोग्राम मैंने जब डॉक्टर गौरव बातें कर रहे थे मैं सुन रही थी। डॉक्टर गौरव के समय से मैंने ज्वाइन किया था। शुरू में सबको पता है कि मैं लंच लेने के बाद थोड़ा आराम करने चली जाती हूँ और बाई चांस किसी दिन नींद नहीं खुलती है। अलार्म लगाई हुई थी लेकिन थोड़ा लेट हो गया। मैंने कहा था तृप्ति से कि मैं ज्वाइन जरूर करूंगी, बट थोड़ी लेट से हो सकता है कि ज्वाइन करूं। डॉक्टर गौरव ने बहुत अच्छी बातें बताई ब्रेस्ट कैंसर के रिगार्डिंग, ब्रेस्ट फीडिंग के रिगार्डिंग, सर्वाइकल कैंसर के रिगार्डिंग। उन्होंने बहुत सारे कैंसर्स को टच किया कि किस कैंसर से क्या प्रिवेंट है और कैसे उससे उसका उबारन या निवारण दोनों चीज। डॉक्टर क्या नाम था इनका, हाँ प्रीतांजलि सिंह, डॉक्टर प्रीतांजलि सिंह ने भी बताया कि ब्रेस्ट कैंसर से अगर ब्रेस्ट फीडिंग ब्रेस्ट कैंसर पेशेंट भी ब्रेस्ट फीडिंग करा सकती है। जैसा उन्होंने पिक्चर भी दिखलाया कि एक ब्रेस्ट कैंसर की पेशेंट अपने बच्चे को फीड करा रही थी। आज 1 अगस्त है, ब्रेस्ट फीडिंग डे का फर्स्ट डे है और आज के दिन हमने ब्रेस्ट फीडिंग पे और कैंसर पे दोनों को टच करते हुए आज का प्रोग्राम आप लोगों ने किया है। ये बहुत बहुत सराहनीय है और मैं उम्मीद करती हूँ कि ये 7 दिन का जो साप्ताहिक हमारा ब्रेस्ट फीडिंग वीक है, इस पे हर दिन कहीं ना कहीं कोई प्रोग्राम जरूर होगा। जरूरी नहीं है कि वर्चुअल हो, लेकिन फिजिकल तो हर हाल में होगा ही होगा, ऐसा मुझे उम्मीद है। कुछ चीजें ऐसी बताई गई कि ये सिम्टम्स होते हैं कैंसर के। बहुत गौर से सुन रही थी, मैं खुद ब्रेस्ट कैंसर की पेशेंट रह चुकी हूँ, लेकिन ऐसे बहुत मतलब 99.9% जो कहा जाए वो सिम्टम्स मेरे में नहीं थे और मैं 2nd स्टेज कैंसर पेशेंट थी। कभी कभी मुझे ये जरूर लगता है कि जो सिम्टम बताया जाता है क्या ये 100% श्योर है, सही है। आप माँ बच्चों को दूध पिलाएं, मैंने वो काम भी किया। ना कोई हिस्ट्री है ना कोई ज्योग्राफी है, फिर भी मैं कैंसर पेशेंट बनी। मैंने अपने डॉक्टर से भी अक्सर कहा है कि जब मेरा कोई हिस्ट्री नहीं है, मैंने अपने बच्चे को फीड भी किया, मैं 30 से पहले प्रेग्नेंट भी हुई, फिर क्या रीजन था जो मैं एक कैंसर पेशेंट बनी। डॉक्टर्स ने कहा कि इस पर बहुत सारे रिसर्च चल रहे हैं, ऐसा कोई रिसर्च क्लियर नहीं हुआ है कि इसका रीजन क्या है। अभी जब मैं चेकअप कराने गई थी तो मैंने अपना एक थॉरो चेकअप भी करवाया। उसमें भी मैंने डॉक्टर से ये क्वेश्चन किया कि आखिर ऐसा क्यों। जब मैं फर्स्ट टाइम हॉस्पिटल में गई थी तब भी मैंने कहा था कि मेरे में कोई सिम्टम नहीं है, मुझे कोई कष्ट नहीं है, मैं फुल्ली फिट हूँ। आज के डे, जिस दिन मैं फर्स्ट डे गई थी उसके एक दिन पहले मैं डांस स्कूल में जाकर डांस भी करके आई थी। फिर क्या ऐसा है जो मुझे हुआ, लेकिन डॉक्टर्स के पास कोई जवाब नहीं है। अगर डॉक्टर्स यहाँ हैं तो मैं चाहूंगी कि मेरी बात के बाद इसका जवाब अगर वो दे सकते हैं तो दे, क्योंकि मैं ये सवाल 2 साल से कर रही हूँ और मुझे इसका जवाब अभी तक नहीं मिला है। हाँ, एक चीज है जो मैंने अपने में कमी की थी। मैं यहाँ जो भी 42 में 41 मेंबर मैं हूँ, 41 मेंबर से मैं अनुरोध करूंगी कभी भी अपने खान पान पे इग्नोर ना करें, जो मैं अक्सर किया करती
कभी भी खा लेना है, कुछ भी खा लेना है, वजन ना बढ़े, अपने फिजिक को बना के रखना है। इन सब चीजों के कारण मैं अक्सर अवॉइड करती थी खाने पीने की चीजों से। मुझे ये पसंद नहीं है, मैं नहीं खाऊंगी, मुझे वो पसंद नहीं है, मैं नहीं खाऊंगी, जो मुझे पसंद है मैं वही खाऊंगी। मैं कोशिश करती थी कि हेल्दी डाइट लूं, फैटी चीज ना लूं, क्योंकि मैं मोटी ना हो जाऊं। मुझे मोटा होना बिल्कुल पसंद नहीं था। और आज के डेट में शायद मैं पहले पूरी जिंदगी नहीं खाई होंगी उतना मैं खाना खा रही हूँ 2 साल से। और मैं मोटी तो हुई हूँ, लेकिन फिर भी आज उतनी मोटी नहीं हुई हूँ जितनी होनी चाहिए थी। तो मुझे ये चीज जरूर समझ में आया कि हेल्दी बहुत जरूरी है। अगर आप हेल्दी डाइट लेते हैं तो आप मोटे नहीं होते हैं। हमारे अंदर जो ये भ्रम था कि हम हेल्दी डाइट की बजाय अगर थोड़ा कम खा लें, थोड़ा ना खाएं तो हम मोटे नहीं होंगे, और नहीं भी खाएंगे तो क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि हम यंग हैं, थोड़ा मेंटेन कर लेंगे। लेकिन नहीं, यंग होना भी होने के साथ साथ भी आपको हेल्दी डाइट लेना बहुत जरूरी है। आज डॉक्टर ये भी कहते हैं कि आप, ट्रेन की आवाज आ रही है, आप लोग को डिस्टरबेंस भी हो रहा होगा। आज डेट में डॉक्टर्स ये भी कहते हैं कि आप घी खाइए, रिफाइंड यूज नहीं कीजिए, सरसों का तेल यूज कीजिए। कभी बीच में ऐसा आया था कि जब कहा जाता था सरसों का तेल मत खाओ, घी मत खाओ, सिर्फ रिफाइंड यूज करो। तो ये सब परिस्थितियां बदलती हैं, शायद इसी का इम्पैक्ट हमारे बॉडी पे पड़ता है, और इसी का देन है जो मैंने समझा है कि मैं इसके कारण एक कैंसर पेशेंट बनी। तो मैं अपनी मेंबर्स से, जो भी यहाँ मेरे सीनियर्स, मेरे जूनियर्स जो भी हैं, मैं उनसे ये रिक्वेस्ट जरूर करूंगी कि आप अपने डाइट में हेल्दी डाइट जरूर लें। अभी पीडीसी अरुणा तनेजा जो आज की चीफ गेस्ट हैं, मैं उन्हें भी नमस्कार करती हूँ। उन्होंने भी कहा कि हम लोगों को जूस पीना बहुत पसंद है। 1 गिलास जूस अगर माँ दे देती है बच्चों को तो बच्चे खट से पी जाते हैं, लेकिन वो फल या फ्रूट जो भी होता है वो उसे खाना नहीं खाना चाहते हैं। तो यहाँ मैं ये भी बताऊंगी, मैं कोई डाइटिशियन नहीं हूँ, लेकिन 2 सालों में मैंने बहुत बारीकियों से इन सब चीजों पर सोचा है और इसे बहुत ज्यादा अपने आप लाइफ में लाने की कोशिश की है कि अगर हम फ्रूट्स खाते हैं तो ये हमारे पेट के लिए, हमारे सेहत के लिए बहुत ही फायदेमंद है बनिस्बत की जूस के। मेरी थोड़ी एक आदत है कि मैं किसी भी चीज को बहुत बारीकी से समझने की कोशिश करती हूँ और उसके अंदर तक, उसके तह तक जाने की कोशिश करती हूँ। तो शायद इसी कारण मैं आज इस पोजीशन पर हूँ कि जितने डॉक्टर्स मेडिकली बताते हैं, शायद मैं उससे भी ज्यादा आज के डेट में कैंसर पेशेंट कैंसर सर्वाइवल होने के नाते मैं बता सकूं। अभी कुछ और भी एक बातें हो रही थी कि उन्हें कैंसर हॉस्पिटल में किसी भी पेशेंट को साइकोलॉजिकली जाकर उन्हें सपोर्ट करना चाहिए, लेकिन यहाँ मैं थोड़ी सी अलग हूँ। जब मैं कैंसर पेशेंट थी, अगर कोई साइकियाट्रिस्ट आकर मुझसे पूछती थी आप कैसी हो, आपको कोई दिक्कत तो नहीं है, मुझे बहुत बुरा लगता था। क्यों बुरा लगता था? मुझे लगता था कि ये मुझे आकर बताना चाह रही हैं कि आप जो अगर अच्छी दिख रही हो, मतलब कि नहीं, आप अच्छी नहीं हो, आप में कहीं ना कहीं कुछ दिक्कत है। मैं अक्सर इस बात पर नाराज होती थी और उनसे कहती थी कि आप मुझे आकर परेशान करती हैं, ना कि आप मुझे मेरा मोरल सपोर्ट करती हैं। तो यहाँ बहुत जरूरी है कि कैंसर पेशेंट से आप कैसी हो ना पूछें। आप अगर उनसे बात करने चाहते हैं तो कुछ अच्छी बातें करें, कैंसर से अलग हटकर वैसी बातें करें जो उस इंसान को उसके दिमाग से कुछ क्षण के लिए उसकी बीमारी, उसकी परेशानी से उसे हटा सके। मेरा ये मानना है, अगर हम उससे उसी की बीमारी के रिगार्डिंग अगर बातें करते हैं, उसके खाने पीने के रिगार्डिंग, उसके सेहत के रिगार्डिंग, तो वो उससे हम फिर से उसे याद दिलाते हैं कि तुम इस पोजीशन से अभी गुजरी हो। तो मेरा मानना है कि मैं ऐसा नहीं करना चाहिए। जो मैंने फेस किया है, अगर मेरे टाइप की कोई और पेशेंट होगी
तो उसे बिल्कुल पसंद नहीं आएगा। 2 दिन तक ही मेरी साइकियाट्रिस्ट मेरे से बात की, तीसरे दिन वो बोली कि नहीं, मैं उनसे बात नहीं करूंगी, क्योंकि उनसे बात करने पर वो नाराज होती है। मैं उस लेडी को, जब भी वो मेरे केबिन में आती थी, मैं कहती थी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप जा सकती हैं। जब फिजियोथेरेपिस्ट आते हैं, मैं ये चीजें इसलिए बता रही हूँ कि बहुत बारीकी से हमारी पेशेंट जो होती हैं वो उस समय सुनना नहीं चाहती हैं। जब फिजियोथेरेपिस्ट आते थे, हाथ ऐसे उठाइए, हाथ तो बाबा मैं रोज उठाती हूँ, फिर अभी आपके कहने से, उठाने से मेरा हाथ उठ जाएगा, ऐसा नहीं है। आप सिर्फ इंस्ट्रक्शन दीजिए कि आपके हाथ ऐसे उठाने से आप फिट रहिएगा, आपका हाथ वर्क करेगा। तो ये कुछ चीजें होती हैं कि अगर डॉक्टर्स भी पेशेंट के मानसिक स्थिति को समझें तो शायद पेशेंट बहुत जल्दी इन सारी कठिनाइयों से उबर सकता है। हाँ, मैं एक चीज और यहाँ कहूंगी, हमारे सर्जन और हमारे एंकोलॉजिस्ट, ये दोनों एक ऐसे शख्स थे जो अक्सर कहा करते थे, तुम फिट हो, तुम अच्छी हो, तुमको कोई किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम घर जाओ। तो ये लाइन हमेशा पेशेंट के सामने अगर बोला जाए तो ये बहुत ही बेहतरीन होता है मेरे ख्याल से। हो सकता है किसी और पेशेंट के लिए कुछ और लागू होता हो, लेकिन अगर मेरे जैसा कोई और भी पेशेंट है तो उसके लिए ये चीजें लागू होती हैं। तो आज के इस वेबिनार से मैंने बहुत कुछ समझा, और जो लोग यहाँ पर, मैं अक्सर कैंसर वाला जब भी कोई वेबिनार होता है तो मैं आती हूँ और मैं अपने ही विचारों को, जो मैंने फेस किया है, उसे शेयर करना चाहती हूँ, क्योंकि डॉक्टर्स जो बताते हैं वो उनका अपना नजरिया है, लेकिन जो मैंने फेस किया है वो एज ए पेशेंट मेरा नजरिया है, और मैं आप लोगों से शेयर करके अपने विचारों को बताकर ये दिखाना चाहती हूँ कि शायद आप भी इस तरह से किसी और से बात कीजिए और उन्हें मोटिवेट करके उसे इस बीमारी से उबारिए। थैंक यू। आज का प्रोग्राम बहुत बेहतरीन था, मैंने बहुत गौर से सुना। हमारी चीफ गेस्ट अरुणा तनेजा जी हमारी सीनियर्स हैं, आज उन्होंने अपना भी कीमती समय दिया। मैं आप सभी की शुक्रगुजार हूँ, आपने मुझे आमंत्रित किया, और होपफुली आज तृप्ति मुझसे खुश हो जाएगी, जरूर आएगा मेरे पास, आज वो मुझसे नाराज नहीं होगी। थैंक यू सो मच। थैंक यू पूनम जी। मैंने ऐसे आपको वीरांगना नहीं कहा, आप इस शब्द को चरितार्थ करती हैं। सभी कठिनाइयों से गुजरकर आप जहां पहुंची हैं वहां आपको देखना बहुत ही सुखद है। आपने बिल्कुल मन की बात कही और जो हमारे दिल तक पहुंची, हमारे दिल को छू दी। God be with you always। यहाँ पर मैं एक चीज बोलना चाहूंगी। थैंक यू अरुणा दी। हाँ, अभी हमारी डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन ने बताया, जब उनको साइकोलॉजिकल सपोर्ट मिलता था उनको अच्छा नहीं लगता था। एब्सोल्युटली अंडरस्टैंड व्हेन शी सेज दैट, एकदम मेरे को वो बात समझ में आ रही है। लेकिन हम लोग जब हॉस्पिटल जाते हैं तो हम इमोशनल सपोर्ट देते हैं, हम साइकोलॉजिकल सपोर्ट नहीं करते हैं। इमोशनल सपोर्ट, जैसे आपने कहा कि आप ठीक हो जाएंगे, आप जल्दी घर चले जाएंगे, इस तरह का सपोर्ट हम लोग देते हैं। इवन वो फैमिली मेंबर्स को भी चाहिए होता है। एक स्टेज आती है जब पेशेंट, डॉक्टर भी निराश हो चुके हैं उस पेशेंट से, उस टाइम उसको इमोशनल सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, क्योंकि उनको लग रहा है कि अब मेरा अंत आ गया है, क्योंकि डॉक्टर बोल रहे हैं कि अब आप घर जाइए, अब आपका घर में ही इलाज होगा, आप हॉस्पिटल में आपका इलाज नहीं होगा। तो पेशेंट जब वो बात सुनता है तो उसकी क्या मेंटल स्टेट होती है, उस टाइम में अगर जाके कोई उसका हाथ पकड़ के बैठे उसके पास, उसके साथ प्यार से 2 बात करे, उसका जो इम्पैक्ट आता है वो हम लोगों ने बहुत सालों तक देखा है। पहली चीज वो पूछते हैं आप कौन है, आप डॉक्टर हैं, क्योंकि एक अनजान कोई उनके पास जाता है तो उसका क्वेश्चन होता है कि आप डॉक्टर हैं क्या। तो हम यही बोलते हैं कि नहीं, हम डॉक्टर नहीं हैं, लेकिन हम आपसे मिलने आए हैं। इसी बात से ही वो लोग खुश हो जाते हैं कि मुझे कोई मिलने आया है। क्योंकि बहुत से पेशेंट्स ऐसे भी
होते हैं हॉस्पिटल में, हमने अक्सर देखे हैं कि फैमिली मेंबर्स छोड़ के चले गए और फिर देखने ही नहीं आए, क्योंकि खर्चा इतना ज्यादा है कि फैमिली सपोर्ट ही नहीं कर सकती, तो पेशेंट को छोड़ के एकदम वहाँ पे फेंक के जैसे चले जाते हैं। इस तरह के भी पेशेंट्स हम लोगों ने देखे हैं, क्योंकि हमने बहुत साल तक काम किया है कैंसर हॉस्पिटल में। ये तो बहुत बुरा है कि किसी हाँ। को किसी का फैमिली मेंबर छोड़ के चला जाए। लेकिन होता है, सोसाइटी में सब तरह के लोग हैं, और उनका जब आप हाथ पकड़ के बैठे और उनको बोलें कि आप ठीक हो जाएंगे, या उनके फैमिली मेंबर्स की उस टाइम जो स्टेज है उनको आप बोलें कि नहीं ये ठीक हो जाएंगे, तो उनके ऊपर जो इम्पैक्ट पड़ता है और जो पॉजिटिविटी उनके आसपास आती है, देखने लायक होती है। हम लोगों को बहुत सेटिस्फेक्शन होती है जब हम ऐसे पेशेंट्स को इमोशनल सपोर्ट देते हैं। थैंक यू। इमोशनली सपोर्ट देना तो किसी भी इंसान के लिए बहुत जरूरी है, किसी के लिए भी जरूरी है। हाँ। या घर हो बाहर हो, पेशेंट एक नॉर्मल इंसान हो, हर किसी हाँ, सपोर्ट चाहिए। हाँ, कोई भी एक इंसान जो थोड़ा सा डिप्रेस्ड है किसी भी चीज को लेके, उसको भी थोड़ा सा इमोशनली आप कर दीजिए। हाँ, किसी भी बात को लेकर अगर वो है तो वो किसी न किसी से चाहता है कि वो उसके फेवर में बात करे, वो सिर्फ उस बात करे, उसके बारे में बात करे। तो ये बहुत जरूरी है, वाकई ये बहुत जरूरी है कि इमोशनली सपोर्ट दें। हम लोग वही काम करते हैं। आप लोग बहुत अच्छा काम करती हैं और होपफुली आगे भी आप लोग ऐसे ही काम करती रहेंगी। ये हमको डॉक्टर सुजाता ने वही काम करने के लिए बोला है। हम लोग इसके बारे में अब हॉस्पिटल जाके उनके साथ बैठेंगे डॉक्टर के साथ और उसके लेके आगे बढ़ाएंगे इसमें। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू पूनम जी, नगना जी। आज मुझे लगता है हमने कैंसर के हर एक आयाम को छुआ है, वो अवेयरनेस हो या ट्रीटमेंट हो, स्क्रीनिंग हो, इमोशनल हो, हर तरह से हमने हर एक पक्ष को छुआ है, हर एक पहलू से लोगों को जागरूक किया है, हर एक पहलू से लोगों को परिचित कराया है। अब मैं बात करती हूँ हमारी पास्ट प्रेसिडेंट सिमी धिल्लन जी, जो हमारे क्लब थी। बोलते हुए मैं खुद इमोशनल हो रही हूँ क्योंकि उनसे बहुत अटैचमेंट है मुझे। जो हमारे क्लब की किसी की छोटी बहन है और किसी की बड़ी बहन है, वो हमेशा अपना मदद के हमेशा हाथ बढ़ाने के लिए तैयार रहती हैं। इस कारण वो हमारे क्लब की बहुत ही प्रिय है। हमने बहुत क्लोज से उनको पहचाना है और बहुत बहुत ही प्यारी है वो हमारे क्लब की। मैं उनको आमंत्रित करती हूँ कि वो आकर अपना अनुभव साझा करें हमारे साथ। Thank you, Past President Seema. I'm really touched. Hello and namaste, President Innerwheel, Nabab Gaya Tripti Gupta, President Innerwheel Bodh Gaya Sushma Prasad ji, Honorable Distinguished Chief Guest, PTC Aruna Teja ji, Special Invitee District Chairman Poonam Thakur ji, PAP Prabha Raghunandan ji, PAS Durba Sahai ji, PDC District and Club Executive Members, Speakers of the day, Dr. Gaurav Raj and Dr. Pritanjali Singh, past presidents and all my dear Innerwheel members. It's a little overwhelming sharing my experience and journey as a survivor, especially where there is a social stigma to the disease, attached to the disease. It was a difficult time for me, but yes, with this experience, today I have something very purposeful and meaningful to share with you all. I'm a CA breast cancer survivor with a strong history in the family. So I started my screening quite early, in around my early 40s. I remember going for checkups as I was feeling uncomfortable for quite a while and was advised further cancer-related tests for caution and to rule out. After months of multiple tests and examinations, I was diagnosed
with cancer in the year 2008. It shook me emotionally and mentally and forced me to think about the possible what ifs. Sometimes I did break down into tears, but after some time, I also tried to keep my composure. It took me a little time to process sudden changes in my life. Remember, there are no right or wrong ways to respond to everybody processes and copes with their struggles differently. After the sorry, there was a call. After the diagnosis, my whole team of doctors, my oncologists, surgeons, everybody, they designed my line of treatment. With every step of the treatment, I faced new challenges. With the help, love, and support of my family and friends, I was able to successfully finish the first phase of the treatment, which included my diagnosis, surgery, chemotherapy, radiation, and physiotherapy. When I came back to Gaya, it was time for me to deal with the second phase of my journey, which was healing and recovering from the harsh line of treatment. I slowly started bring myself back into my daily routine with challenges and changes. I continued moving on with positive attitude with my parents who were taking care of me throughout my whole treatment because I was away from my family, from my in-laws, and medically we are not that efficient in that town, so I had to be away for almost a year. And my husband, who stood like a rock, my children, my siblings, my in-laws, my sister-in-law, whom I could confide, and my families, friends across the globe who prayed for me. And some of them are present here today. Thank you. Not to forget my loving husband, who had set up a home gym for me and became my personal trainer. I remember him searching online on how to go from the cancer treatment efficiently and effectively, and it is best to make me feel comfortable during my recovery. I wanted to give happiness, positivity, and motivation to others who were facing this life-threatening disease, which encouraged me to take up the responsibility of the presidentship of our Innovate Club of Gaya and give my best shot with the help of my seniors and juniors both. Thank you. The bottom line is that it is very important to keep yourself mentally motivated to help you deal with whatever you are going through physically. If you are ready to help yourself in a difficult situation, any difficult situation, you will never find yourself powerless. Trust me. It is very important to stay happy and take care of yourself by eating right, doing your yoga, meditation, exercise regularly, get enough sleep, take your medication on time, indulge in your hobbies for relaxation during the recovery period to achieve mental and physical strength. One's positive attitude and approach makes a whole lot of a difference. There will be changes in one's physical appearance, but as and when the person gets better and stronger, each year they find peace with these changes, and I believe wear them like a crown of triumph
against this battle. I was fortunate enough to have my family and friends as a great support system, not only before or during the treatment, but for life. Being sick is unpredictable, and everyone's illness is different. All that happened was painful and sad, but I'm glad I made it. For me, every day is a blessing now that I used to take for granted. Wish you all a very happy and blessed Friendship Day. Take care and stay safe. And yes, PDC Aruna ji, thank you for your great contribution, because there was a support group who just came to know about me, and they contacted me, I don't know, from somewhere, and later on they came to my home to even support me, because I think I really needed them, and that made a big difference too. And I thank that group too. Yes, and thank you all. Stay safe. Thank you. ग्रेट सिमी, ग्रेट बाबू, बहुत अच्छा बोली, बहुत ही अच्छा, दिल को छू गया. Thank you, Simi di. Thank you, Simi. You spoke from your heart. You are looking so pretty. Yeah. I saw you after such a long time. You're looking so pretty. Yeah, me too. Thank you, Arun. Really nice seeing you. This new look, you know. Yeah. And yours too. Vote of Thank thanks. you. Vote of thanks by President Sushma of IWC Bodh Gaya. सुषमा जी, आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए प्लीज. सुषमा जी, आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए. प्रॉम्प्ट जा रहा है आपके पास. अनम्यूट कीजिए अपने आप को सुषमा जी. हाँ, हो गई है. ठीक है, बोलिए आप. सुषमा जी, आपको हम नहीं सुन पा रहे हैं. आप अनम्यूटेड है, लेकिन आपको हम नहीं सुन पा रहे हैं. सुषमा जी, आपको हम नहीं सुन पा रहे हैं. आप अनम्यूटेड है. हाँ, अब एक बार आप बोलिए. सुषमा जी, आवाज नहीं आ रही है आपकी. सुषमा जी, आप ईयरफोन लगा के एक बार ट्राई कर लीजिए, शायद उससे आ जाए. और नहीं तो अब लेट हो रहा है, 6 बजे से वहाँ का आ रहा है. हाँ, वो खत्म करना है, वो मैसेज भी आ रहा है. अगर ये नहीं करती है तो फिर दूसरे से वोट ऑफ थैंक्स करा दो. सुषमा जी, आप एक बार ईयरफोन आप लगा के देखिए. हाँ, एक बार देख लेती हैं ईयरफोन लगा के बस. हाँ, बिल्कुल ठीक है. अब आ रही है आवाज. आ रही है? हाँ, आ रही है. मैं
आज सबसे पहले अपने चीफ गेस्ट पीडीसी अरुणा तनेजा को तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ। इनकी शख्सियत कहने लायक नहीं है, उनके सामने तो मैं अपने आप को बहुत छोटा महसूस करती हूँ, कितनी बड़ी शख्सियत है। सही में बहुत बहुत धन्यवाद, आपने आज अपना कीमती समय यहाँ दिया। फिर मैं अपनी डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन पूनम ठाकुर जी का भी तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। उन्होंने भी कीमती समय निकाल कर हमारे समय बिताया, हमें समय दिया, हमें ये मौका मिला कि हम उन्हें धन्यवाद कर रही हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं हमारे स्पीकर डॉक्टर गौरव राज को भी धन्यवाद देती हूँ, जिन्होंने कैंसर के बारे में हम लोगों को काफी कुछ अवगत कराया। उनकी सबसे बड़ी बात मुझे सबसे अच्छी लगी कि सर्वाइकल कैंसर के लिए लड़कियों को जो छोटे उम्र में उनको टीका दिलवाया जाता है, वो सही में उन लोगों के भविष्य के लिए बहुत ही अच्छा है। ये काश हमारे देश में भी इस तरह से हो तो औरतें सर्वाइकल कैंसर से बच जाए। अब मैं डॉक्टर प्रीतांजलि सिंह को भी धन्यवाद देती हूँ। उन्होंने भी हमें ब्रेस्ट कैंसर के बारे में बहुत कुछ बताया, बहुत कुछ जानने का मौका मिला हमें। अब मैं पीडीसी अंजना पोद्दार जी का, पीडीसी किरण प्रकाश जी का, पीडीसी ऋतु डालमिया जी का, पीडीसी गीता अग्रवाल जी का और भी सभी पीडीसी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। अब मैं अपने सीजीआर शिखा रानी, पीपी सीमा भदानी, पीपी को भी मैं धन्यवाद देती हूँ। और मैं फिर बाकी इनर व्हील मेंबर्स, इनर व्हील गया के मेंबर और इनर व्हील बोध गया के मेंबर्स और सभी फ्रेंडशिप जो और भी जुड़े हुए हैं हमारे इस वेबिनार से, मैं सबको तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद। समाप्ति कर दो। हाँ, मैं एक बात बताना चाहती थी, कुछ बीच में इंटरप्ट कर रही हूँ, सॉरी। अभी मुझे बोधगया क्लब में जाने का मौका मिला, तो वहाँ की जो चार्टर प्रेसिडेंट हैं उनको भी सर्वाइकल वो कैंसर से पीड़ित है और उनका ट्रीटमेंट करीब करीब हो चुका है। और मैं अभी उनसे उस दिन उनकी मीटिंग में मिली थी और शायद बोधगया क्लब के ये जो हमारे मेंबर्स हैं वो उनको यहाँ पे नहीं लाई, उनके विचार नहीं जानी, अगर वो भी हमारे बीच आती, जबकि वो भी हमारी मीटिंग में थी। सरिता प्रसाद हमारी मीटिंग में थी और शायद सुन रही होंगी, तो उन लोगों को भी लाना चाहिए इसमें जो अभी इसमें गुजर रही हैं। तो अगर वो अभी मौजूद है, अगर सुषमा जी बताती तो जरूर हम लोग कोशिश करते। सुषमा जी ने मुझे नहीं बताया। मैंने ये बताया नहीं, वो पता था, लेकिन मैं भी समझ नहीं पाई कि ये बोलना चाहिए, आगे आना चाहिए नहीं। वो तो लगातार अपने आप को बहुत फ्री महसूस कर रही हैं, सबसे मिल रही हैं, मीटिंग भी अटेंड कर रही हैं। हाँ, बहुत एनर्जेटिक, बहुत एक्टिव हो रही हैं। तो उनको तो जरूर लाना चाहिए, क्योंकि अभी उस दौर से तुरंत गुजरी हैं वो, तो उनको मॉरल सपोर्ट मिलता पूनम जी को सुनकर, टिम्मी को सुनकर। अब वही बोल रहा है। अब अब हम लोग को खत्म करना चाहिए प्रोग्राम, हम लोग अब लीव करेंगे क्योंकि 6 बजे से फिर रश्मि गुप्ता जी का भी एक प्रोग्राम है। तो सभी को बहुत बहुत धन्यवाद जो आप लोग आज के वेबिनार में जुड़ी। मैं अनुरोध करती हूँ निभा जी से, अगर वो हैं तो मीटिंग एंड करें। एक बार जनगण मन करवा लो। निभा जी नहीं है, मुझे करना होगा डॉली। नेशनल अच्छा, नेशनल एंथम करवा ले। ठीक है, तो सब लोग एक बार नेशनल एंथम के लिए खड़े हो जाइए। जनगण मन अधिनायक जय हे, भाग्य विधाता
पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा। तब शुभ नवमी जागे सब शुभ आशीष मांगे गाहे तब जय गाथा। जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। राखी अब मीटिंग एंड कर दो क्योंकि हम लोग का भी शुरू हो रहा है। ठीक है, मैं मीटिंग एंड कर रही हूँ। आज्ञा है। थैंक यू थैंक यू। बाय एवरीवन। बाय बाय सबको बाय। सभी को नमस्ते। बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छे स्पीकर डॉक्टर्स, बहुत ही डॉक्टर गौरव और डॉक्टर पीतांजलि बहुत ही बढ़िया बताया उन लोगों ने, बहुत ही बढ़िया इंफॉर्मेटिव। मतलब इतनी जानकारी पहले है नहीं। कि नहीं है? कौन? निभा है कि नहीं? नहीं, निभा इज नॉट हियर। निभा ऑन द वे थी, कहीं जा रही है। होगी, मतलब है, शी हैज जॉइन्ड द मीटिंग बट शी इज नॉट एक्टिव। हाँ हाँ राखी तुम आओ ये करो राखी, क्योंकि रश्मि जी ठीक का है, भी मुझे आज्ञा दीजिए, मैं मीटिंग एंड कर रही हूँ। थैंक यू फॉर अटेंडिंग दिस वेबिनार। हाँ थैंक यू राखी फॉर हैंडलिंग ऑल थिंग्स। थैंक यू दीप्ति फॉर ऑर्गेनाइजिंग सच ए, मतलब नहीं बाकी तो सबको थैंक यू अलग से। कॉलिंग सच ए गुड डॉक्टर्स एज पीयर्स। नहीं हमारी अभी आप लोग सब जुड़िएगा, जितने लोग हैं उन लोगों को बोल रही हूँ, सब लोग जुड़िएगा। बस आप ही के प्रोग्राम के लिए जल्दी से खत्म हो रहा है। मीरा दी वो मेरी बहन, गौरव मेरी बहन का लड़का है। हाँ बहुत अच्छा बोले, वो बहुत अच्छा बोले। पूरा प्रोग्राम तो रंजना जी को स्पेशल थैंक्स। बहन की बहू है। और किरण आंटी को भी बोलना होगा भाई। अंजना आंटी, मुझे लगा एकदम कि एकदम अनुराग से चेहरा मिल रहा है। एकदम वही स्टाइल है थी आंटी, वही स्टाइल थी बोलने की। तो सब भाई लोग भी थोड़ा थोड़ा देर जुटा। मुझे लगा कि अनुराग का कजन ही है। गौरव को मेरी ब्लेसिंग देना बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छा। रंजना मेरे से बड़ी बहन रंजना, हम लोग 3 बहन है ना, तो रंजना उनका एक ही लड़का है, बस यही है। मेरी ब्लेसिंग देना अंजना उसको जरूर जरूर। हाँ जरूर, बहुत बहुत बड़ा डॉक्टर हो गया, बहुत ज्यादा बड़ा डॉक्टर, बहुत बड़ा डॉक्टर। चलो ठीक है, अब कैंसिल करो। ठीक है, सबको बाय, सबको धन्यवाद। हम लोग दूसरे मीटिंग में मिलते हैं इसी लैपटॉप पे। चार्ज कर लो सब लैपटॉप। हाँ मेरा बंद होने वाला है। मैं मीटिंग बंद करो कर रही हूँ। ठीक है, हाँ हाँ राखी बंद करो ना, तब 9 लोग उधर शुरू करेंगी।